तो आइए आज से हम दूसरा पेपर है हमारा अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसको पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम फर्स्ट यूनिट को देखेंगे। इसके बाद सेकंड यूनिट होगी। तो ये भारी भरकम किताब है, मैं बिल्कुल सामान्य से भाषा में कुछ समझाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। उससे पहले दो शब्द हैं। एक शब्द होता है, इसको नहीं देखो, एक शब्द होता है आकलन, अंग्रेजी में कहते हैं असेसमेंट। आपकी किताब का नाम भी असेसमेंट ही है। और एक होता है मूल्यांकन, इसका मतलब होता है इवैल्यूएशन। ठीक है, ये दोनों के दोनों शब्द आपको बार बार दिखेंगे। आकलन मूल्यांकन दोनों को याद रखना है। अंग्रेजी में असेसमेंट, हिंदी में आकलन, हिंदी में मूल्यांकन और अंग्रेजी में इवैल्यूएशन, दो अलग अलग शब्द हैं। दोनों को थोड़ा पहले डिफरेंस समझो, तभी आपको आगे समझ आएगा चीज़ें। देखो, जो आकलन होता है ना, आकलन एक छोटी चीज़ है और मूल्यांकन एक बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब जैसे आपका किचन है घर का, तो ये आकलन समझ लो, और पूरा आपका घर है तो इसको मूल्यांकन समझ लो। यानी घर के भीतर ही कोई चीज़ है वो आकलन है, और सबसे बड़ी चीज़ है मूल्यांकन। आकलन का मतलब होता है कि जब हम डेली बेसिस पर रोज़ किसी बच्चे से सवाल पूछते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसको दिशा निर्देश देते हैं, तो उसको आकलन कहते हैं। और मूल्यांकन का मतलब होता है कि जब हम वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही परीक्षा लेते हैं ना, तो उसको ही हम मूल्यांकन कहते हैं। तो मूल्यांकन में मुख्य रूप से इसका संबंध परीक्षा से है, और इसका संबंध है कि बच्चे की जांचना पड़ताल करना, भाई कितना जान पाया है, किस प्रकार का व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है। इन सब को जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो उसे ही आकलन कहते हैं। तो आकलन छोटी चीज़ है, मूल्यांकन बड़ी चीज़ है। जब एक शिक्षक बच्चे का आकलन करता है तो उसको कोई अंक, ग्रेड, प्रमाण पत्र कुछ नहीं देता है। भाई मैंने सवाल आपसे किया तो क्या आपको अंक दूंगा मैं? नहीं। लेकिन जो मूल्यांकन किया जाता है तो उसके बाद अंक दिए जाते हैं, ग्रेड दिया जाता है, प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट दिया जाता है। पेपर होता है ना, तो उसके बाद देते हैं। तो ये मूल्यांकन और आंकन में अंतर है। आंकन छोटी चीज़ है, मूल्यांकन बहुत बड़ी चीज़ है। आंकन डेली बेसिस पर, मतलब साल भर चलता ही रहता है। आप घर में भी करते ना असेसमेंट बच्चों का, आंकन कि भाई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक से खाया नहीं पिया, ये किया, तो सब कुछ आकलन ही कहलाता है। और मूल्यांकन मतलब पेपर का मतलब है, पेपर से संबंधित है। तो दोनों चीज़ों को आपको समझा, आकलन और मूल्यांकन। बार बार कंफ्यूज नहीं होना इन चीज़ों में। पेपर को भी ध्यान से देखना है कि सवाल कैसा पूछ रहा है, सवाल में आकलन लिखा है या मूल्यांकन लिखा है। और अंग्रेजी भी देखना उसकी कि क्या लिखा है। अगर मान लें आकलन लिखा है तो अंग्रेजी में क्या असेसमेंट ही लिखा है, मूल्यांकन है तो क्या अंग्रेजी में इवैल्यूएशन ही लिखा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हिंदी में आकलन लिख दिया और अंग्रेजी का शब्द इवैल्यूएशन लिखा हुआ है, तो अंग्रेजी का यही शब्द वैलिड माना जाएगा, क्योंकि भाई अंग्रेजी वैलिड है, हिंदी का कोई औचित्य नहीं माना जाएगा। और उल्टा भी हो सकता है कि मान लें हिंदी में मूल्यांकन लिख दिया उसने और उसका अंग्रेजी का शब्द असेसमेंट था, तो आपको उत्तर इसके अनुसार देना, असेसमेंट के अनुसार। ठीक है, तो अंग्रेजी के शब्द के अनुसार उत्तर देना है। बाकी हिंदी में आकलन और मूल्यांकन दोनों साथ में भी लिख देता है। जैसे पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम दोनों लिख देता है ना साथ में, उसी प्रकार इन दोनों को साथ में लिख देता है। लेकिन क्यूरिकुलम और सिलेबस में अंतर तो है, अंग्रेजी का शब्द वैलिड है, वैसे ये भी है। तो चलो, थोड़ा सा अंतर आपने समझा। आकलन छोटी चीज़ है, मूल्यांकन बहुत बड़ी चीज़ है। अब देखते हैं, सबसे पहले सवाल है जो वो है आकलन से संबंधित। सवाल क्या है? शिक्षा में आकलन की प्रकृति, महत्व व सिद्धांतों का वर्णन करना है। तो वही कह रहे भाई, आकलन की आपको प्रकृति बता देनी है, उसका महत्व और सिद्धांतों का आपको वर्णन करना है कि क्या होता है आकलन। सबसे पहले तो उसकी परिभाषा देनी है, उसकी प्रकृति बता देंगे, थोड़ा महत्व साथ में, ये दोनों का मतलब एक ही समझ लो, और फिर सिद्धांत बता देने हैं। ये पहला जो यूनिट है ना, उसके लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जो फर्स्ट यूनिट है हमारी, उसके लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और इसमें 3 सवाल मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो पहला ये है, फिर इसके बाद 2 और आएंगे। तो सवाल आपने देखा, अब उत्तर देखते हैं इसका। सबसे पहले आकलन का अर्थ देखते हैं, मीनिंग ऑफ असेसमेंट क्या होता है। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। यानी जो हम पढ़ाते हैं, सीखते हैं, उस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह शिक्षक द्वारा छात्रों के ज्ञान, कौशल, प्रदर्शन आदि, उपलब्धि आदि को मापने का एक तरीका होता है। तो वही है कि भाई जो बच्चा है उसको कितना ज्ञान है, सवाल पूछ रहा है उसका उत्तर दे रहा है नहीं दे रहा है, उसका किस प्रकार का कौशल है, सही से पढ़ रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, उसका कक्षा में प्रदर्शन कैसा है, उपलब्धि किन किन में उपलब्धि कर पा रहा है। जब आदि को एक टीचर मापने का प्रयास करता है ना, तो उसे ही आकलन कहते हैं। तो आकलन में जानने की कोशिश कर रहा है बच्चे के बारे में, शिक्षक आकलन कहलाता है। तो आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है। शिक्षक द्वारा छात्रों के ज्ञान, कौशल, प्रदर्शन, उपलब्धि आदि को मापने का तरीका ही आकलन कहलाता है। उसको और एक्सप्लेन किया मैंने। जब कोई शिक्षक कक्षा में छात्रों को पढ़ाता है तो वह बीच बीच में छात्रों से प्रश्न पूछता है,
टेस्ट लेता है और इसके माध्यम से जानने की कोशिश करता है कि बच्चे क्या और कितना सीख पाए हैं। बिल्कुल बात सही है। जब कोई भी शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है तो बीच बीच में खड़ा भी करता है ना कि हाँ बताओ राम, तुमने क्या सीखा, इसके बारे में तुम क्या जानते हो, और साथ में उनका टेस्ट आदि भी लेता गया। तो इससे ही क्या, इससे बच्चों के जो शिक्षक है इसके माध्यम से जानने की कोशिश करें कि बच्चे ने क्या और कितना सीखा, उन्हें कहाँ समस्या आ रही है, और साथ ही साथ शिक्षक खुद का भी आकलन करता है कि मेरा शिक्षण कार्य कितना प्रभावी रहा है, छात्र समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो शिक्षक द्वारा अपनाई गई और संपूर्ण प्रक्रिया ही आकलन कहलाती है, असेसमेंट कहलाती है। तो असेसमेंट आपने समझा कि जब एक शिक्षक कक्ष में बच्चों को पढ़ाता है तो पढ़ाने से पहले और पढ़ाने के दौरान वो कई सारे सवाल पूछता है, बच्चों के टेस्ट आदि लेता है कि भाई बच्चे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको कितना समझ पा रहे हैं, उन्हें कहाँ समस्या आ रही है, और साथ ही साथ शिक्षक खुद का भी तो मूल्यांकन कर रहा है कि जो मैंने अभी तक पढ़ाया है वो सही भी पढ़ा रहा हूँ या फिर ऐसे ही पढ़ा दे रहा हूँ, बच्चे समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं। तो जब ये सब प्रक्रिया जो अपनाता है इसको ही क्या कहते हैं, आकलन कहते हैं। ठीक है, तो आकलन शिक्षक खुद का भी कर रहा है और आकलन बच्चों का भी हो रहा है कि भाई बच्चे कैसा समझ पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं। तो ये आकलन की आपने सामान्य सी परिभाषा देखी कि कक्ष में जो शिक्षक के द्वारा बच्चों को पढ़ाने से पहले और जो पढ़ाता होता है उस समय जो सवाल आदि पूछता है, टेस्ट आदि लेता है, ताकि बच्चों का उनके बारे में पता लगा सके कि भाई कितनी जानकारी वो अचीव कर रहे हैं, क्या समस्या आ रही है। खुद का भी वो एक प्रकार से अपने आप को भी देखे कि भाई मैं जो पढ़ा रहा हूँ ठीक भी है, जो विधि से मैं प्रयोग कर रहा हूँ बच्चे कितना समझ पा रहे हैं। जो ये सब प्रक्रियाएँ होती हैं इनको ही आकलन कहते हैं। तो आकलन आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आकलन का महत्व, आवश्यकता या यहाँ प्रकृति भी लिख देना, जब कुछ आए तो सब कुछ वो एक सामने लिख देना। ठीक है, तो यह आकलन का महत्व यानी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों कर रहे हैं भाई आकलन। आप एक शिक्षक हैं, कल को आप स्कूल में जाएंगे, बच्चे होंगे, तो आप क्यों करना चाहेंगे उनका आकलन। इसलिए करना चाहेंगे आपको गुंडा मवाली बनाना है? नहीं भाई, कुछ तो तरीका हो, मतलब कुछ तो ऐसा चाहते होंगे आप बच्चों में जिसके आप कर रहे हैं, तो उन्हीं को हमें पढ़ना है। आकलन की व्यापक प्रक्रिया है जो छात्रों के संपूर्ण विकास का आधार होता है। इसलिए आकलन के अनेक महत्व हैं जिसे सारणी द्वारा हम समझा जा सकता है। तो आकलन के क्या क्या महत्व है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस है छात्रों के ज्ञान की जांच करना। क्यों कर रहे हैं आकलन, क्या महत्व है कि हम छात्रों के ज्ञान की जांच करना चाहते हैं, भाई उन्हें कितना ज्ञान है, पहले से क्या जानते हैं, जो अब पढ़ाया वो कितना जान पा रहे हैं। तो पहला महत्व हुआ। दूसरा, छात्रों के व्यक्तित्व विकास में सहायक है। जब हम बच्चों का आकलन करेंगे, बच्चों से सवाल आदि पूछेंगे तो बच्चे उत्तर आदि देंगे, तो उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ने से बच्चे का व्यक्तित्व का विकास होगा, तभी तो होगा। नहीं तो बच्चा तो हमेशा शर्मिला बना रहेगा, पीछे बैठेगा, ऐसे व्यक्तित्व का विकास थोड़ी होगा। तो इसलिए भी सहायक है। तीसरा, छात्रों के वर्गीकरण में सहायक है। तो अभी इसको डिटेल में देखेंगे कि भाई किस प्रकार छात्रों का वर्गीकरण हो रहा है। चौथा, शिक्षक की कुशलता का परीक्षण करने में सहायक है कि शिक्षक को अपनी कुशलता का भी तो पता लगेगा कि भाई मैं कितना एफिशिएंस हूँ, ठीक से समझा भी पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा हूँ। तो इसका पता तभी लगेगा ना जब बच्चों से सवाल पूछेगा और बच्चे उत्तर देंगे, तो इसका मतलब शिक्षक को भी पता लगेगा मैं ठीक से समझा रहा हूँ। चौथा। पांचवा, छात्रों की रुचियों आदि का पता लगाने में भी सहायक है कि भाई बच्चे समझ पा रहे, इंटरेस्ट ले रहे, नहीं ले रहे, बोर तो नहीं हो रहे। अगला, शिक्षक हेतु योजना निर्माण में सहायक है। आकलन से एक शिक्षक योजना भी बनाता है कि भाई आगे कैसे पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, किन विधियों से पढ़ाऊंगा। अगला पॉइंट है, क्या पढ़ रहे हैं, महत्व पढ़ रहे हैं। तो छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने में सहायक होता है कि जो चंड छात्र हैं, मेहनती छात्र हैं, उनको छात्रवृत्ति दी जाए। अगला है, शिक्षण विधियों में सुधार हेतु आवश्यक होता है कि भाई किन विधियों से पढ़ा रहा हूँ, कौन सी नई विधि हो सकती है। निर्देश देने में उपयोगी होता है। आकलन से मैं बच्चे को निर्देश दे सकता हूँ कि भाई ठीक से मेहनत करो, ट्यूशन लगा लो, इस पर ज़्यादा फोकस करो, यहाँ आप कमज़ोर हो। छात्रों के मार्गदर्शन का आधार होता है, एक मार्गदर्शन प्रदान करता है कि भाई हाँ अच्छा कर रहे हो। पाठ्यक्रम में सुधार भी करता है कि मूल्यांकन से पता लगेगा ना कि पाठ्यक्रम में क्या कमी रह गई है, क्या सुधार करूँ, क्या नई चीज़ जोड़ूँ, क्या बेकार चीज़ हटा दूँ। दाखिले का आधार भी होता है, एक बच्चा बेहतर मूल्यांकन उसका होता रहेगा, सवाल उस लगातार मैं पूछता रहूँगा, तो साल के अंत में फिर हम उनका पेपर भी लेंगे और फिर अगली कक्षा में जाएगा। तो जो आकलन है, आकलन के क्या महत्व हैं, क्यों कर रहे हैं बच्चे का आकलन, क्या ज़रूरत है हमको आकलन करने की, तो इन पॉइंट को लिखना है सारे के सारे। ये पॉइंट आपको दिमाग में याद होने चाहिए, यही याद करने हैं। बाकी जो पीछे एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपके बैकअप दिमाग में होना चाहिए।
ये 12 पॉइंटों में से 8-9 पॉइंट भी लिखेंगे तो एक पॉइंट को एक पेज में भी लिखोगे तो कम से कम 4 पेज भरेंगे ना। इनमें कुछ तो याद आ ही जाएगा यार कि मैं अपने आप पर सोचना ना वहाँ एग्ज़ाम हॉल में, मान लें कभी आज आकलन का क्या महत्व है, तो सोचना कि मैं टीचर हूँ, कल को भविष्य में बच्चों का मैं आकलन करूँगी तो क्यों करूँगी मैं। तो यही पॉइंट लिखने हैं, ज्ञान की जांच करना है, व्यक्तित्व का विकास करना है, वर्गीकरण करना है, कुशल अपना परीक्षण भी करना है, रुचियों का पता लगाना है, यही तो लिख देने पॉइंट। अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन चीज़ों को। छात्रों के ज्ञान की जांच करना है, तो पहला हम क्यों कर रहे हैं कि हमें छात्रों के ज्ञान की जांच करनी है। छात्रों के ज्ञान की जांच का मतलब है कि जो है बच्चों को कितनी जानकारी है। कोई शिक्षक, मान लिया मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज असेसमेंट, और इसको पढ़ाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया कि ताकि मैं पता लगाऊँ ना कि आप पहले कितना जानते हैं, और यदि आप पहले से अच्छा जानते हैं तो मैं उस तरीके से पढ़ाऊँगा, और मान लिया आप पहले से बिल्कुल नीलबट्टे सन्नाटा है तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा ना। तो इसलिए वो बच्चों से सवाल पूछता है, आकलन करता है कि उनके ज्ञान का पता लगा सकूं मैं कितना जानते हैं। सब बिल्कुल गोबर गणेश तो नहीं है या सारे चंड तो नहीं है, तभी तो उस हिसाब से पढ़ाएगा ना। समझते हैं, एक शिक्षक पाठ को पढ़ाने से पहले बच्चों को प्रश्न पूछता है जिससे छात्रों का पूर्व ज्ञान के बारे में वह जान पाए। तो किस चीज़ को पढ़ाने से पहले सवाल पूछ लेता है कि भाई ताकि पता लगे कि बच्चा पहले से जानते नहीं जानते हैं। साथ ही साथ शिक्षण के दौरान भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे शिक्षक को पता चलता है कि बच्चे कितना सीख पा रहे हैं और कौन सी समस्या आ रही है। इसका आकलन एक शिक्षक प्रश्न आदि को पूछकर ही लगा सकता है। इसलिए आकलन छात्रों के ज्ञान की जांच करने में बिल्कुल सहायक होता है। तो बिल्कुल सामान्य सी बात वही कह रहा है कि भाई पढ़ाने से पहले भी सवाल पूछ रहा हूँ ताकि पता लगा सकूँ पहले से कितना जानते हैं, और पढ़ाने के दौरान भी पूछ रहा हूँ ताकि पता लगे कितना जान पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, बच्चों का आकलन करता हूँ, उनसे सवाल आदि पूछता हूँ ताकि उनके ज्ञान की जांच करूँ। सिंपल सा पॉइंट दिमाग में याद रखना है, ज्ञान की जांच करना है। और इस यही मतलब सिंपल कि कक्षा में आने से पहले सवाल पूछता है, पढ़ाने के दौरान सवाल पूछता है ताकि पता लगे सके बच्चों को कितना ज्ञान है या कितना समझ पा रहे हैं, इसलिए उसका आकलन किया जाता है। दूसरा पॉइंट, छात्रों के व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है। आकलन से छात्रों का व्यक्तित्व का विकास होता है। जब शिक्षक छात्रों को प्रश्न पूछता है और छात्र उसका उत्तर देता है तो इससे छात्र का आत्मविश्वास और खुद पर भरोसे में वृद्धि होती है, और आत्मविश्वास छात्रों के व्यक्तित्व विकास का आधार होता है। इसलिए छात्रों के व्यक्तित्व विकास हेतु आकलन महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सामान्य सी बात कह रहा है कि भाई जब कोई शिक्षक बच्चों से सवाल पूछेगा और बच्चा अगर उसका उत्तर देगा तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा ना भाई, बिल्कुल सीना चौड़ा हो जाता है कि देखो मैं जानता हूँ। और जब उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो उसके व्यक्तित्व का विकास होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। वो हिचकिचाएगा नहीं, शर्म नहीं करेगा, हर समय आगे रहेगा, डिबेट करने में आगे रहेगा, कक्षा में बिल्कुल चतुर बनेगा। तो व्यक्तित्व का विकास होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि सवाल पूछा, और सवाल पूछना ही क्या है, आकलन है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और ये बिल्कुल होता भी है। जो मैं भी पढ़ा करता था, हम भी पढ़ते थे, तो उस समय टीचर हमसे सवाल पूछते थे। एक बार की बात है, मैं 10वीं में पढ़ता था, 65 बच्चे थे। हिस्ट्री का टीचर था, कुंदन खाड़ू बोलते थे, रावत सर सरायखेत के। तो उन्होंने सवाल पूछा था एक, उन 65 बच्चों में मैंने जवाब दिया था। पूरी क्लास को सवाल पूछा कि क्या है इसका मतलब, किसी ने हाथ खड़ा नहीं कर पाया। मैंने किया और मैंने जवाब दिया, और तब उसने कहा कि 65 बच्चों में एक बच्चा बोल पा रहा है, क्या बाकी सारे यहाँ पर घास खाने आए हो, तुम कुछ नहीं जानते हो। तो समझो मेरा कॉन्फिडेंस कितना बड़ा होगा कि 65 बच्चों में मैं जवाब दे रहा हूँ। तो भाई इससे मेरे व्यक्तित्व का विकास भी हुआ होगा, कॉन्फिडेंस बड़ा होगा ना। कब बढ़ा? जब सवाल पूछा। अगर सवाल नहीं पूछता तो क्या मैं उत्तर देता? और उत्तर भाई तब तो कहाँ से देता मैं, और आत्मविश्वास भी नहीं बढ़ता मेरा। तो छात्रों के व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है आकलन। अगला, छात्रों के वर्गीकरण में सहायक होता है। जब कक्ष में शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है तो इससे शिक्षक को छात्रों के बारे में पता चलता है कि कक्षा में कितने बच्चे होशियार हैं, कितने सामान्य हैं, कितने मंद बुद्धि के हैं, और इस आधार पर वह छात्रों को पढ़ाने का प्रयास करता है। इसलिए छात्रों के वर्गीकरण के लिए भी आकलन जरूरी होता है कि भाई वर्गीकरण होता ना, कई बार देखा होगा ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप। ए ग्रुप में चंड बच्चे, बी ग्रुप में थोड़ा कम, सी ग्रुप में मंद बुद्धि के बच्चे ऐसे होते स्कूल में। क्यों? कैसे पता लगा इनका? तभी तो पता लगा जब सवाल आदि पूछा होगा टीचर ने, और तो इस हिसाब से उनको वर्गीकरण भी किया है, और फिर उनको इस हिसाब से पढ़ाना भी है। ए वाले ठीक ठाक जानते हैं तो उनको थोड़ा अच्छा पढ़ाओ, बी वाले थोड़े कम जानते हैं तो सामान्य तरीके से पढ़ाओ, और सी वाले बिल्कुल गोबर गणेश है तो उनको बिल्कुल ABCD बिल्कुल बेसिक से पढ़ाओ। तो कब हो रहा है ऐसा? जब वो उनका आकलन कर रहा है, जो बच्चों से सवाल पूछ रहा है, उनसे कुछ सवाल कर रहा है, उनके पूर्व ज्ञान का आकलन कर रहा है,
तभी पता लगता है। तो छात्रों का इससे वर्गीकरण भी हम कर पाते हैं कि भाई कैसे कैसे छात्र हैं हमारे कक्ष में। चौथा, शिक्षक की कुशलता का परीक्षण करने में सहायक है। यानी शिक्षक अपनी कुशलता का भी परीक्षण करेगा कि भाई मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्या लिखा है, आकलन के दौरान एक शिक्षक अपना भी आकलन करता है। यदि शिक्षक द्वारा टॉपिक को पढ़ाए जाने के बाद अधिकांश बच्चे उत्तर दे पा रहे हैं तो इससे यह समझा जा सकता है कि शिक्षण कार्य सफल रहा है। इसलिए शिक्षक की कुशलता का परीक्षण भी आकलन द्वारा ही किया जा सकता है। तो जब एक शिक्षक पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद उसने सवाल पूछा और अधिकांश बच्चे यदि उसका उत्तर दे पा रहे हैं तो इसका ये मतलब हुआ ना कि शिक्षक जो पढ़ा रहा है वो अच्छा पढ़ा रहा है, तभी तो उत्तर दे पा रहे हैं। और इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि शिक्षक ने पढ़ाया और उसके बाद अधिकांश बच्चे वहाँ उबासी ले रहे हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब शिक्षक भी ठीक से नहीं है ना, कुशल नहीं है, इफिशिएंट नहीं है पढ़ाने के लिए। तो यही है कि शिक्षक अपनी कुशलता का भी परीक्षण करता है कि भाई मैं कितना एफिशिएंस हूँ, ठीक हूँ, गलत हूँ। यहाँ पर जैसे मैं खुद की बात करूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मैं आपसे सवाल पूछूँ, यदि उसका आप उत्तर दे पाएंगे तो इसका ये मतलब मैं समझूंगा ना कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ। और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि यार पता नहीं क्या पढ़ा दिया अभी तक, तो इसका ये मतलब है कि मैं कुशल नहीं हूँ पढ़ाने में, मैं ठीक नहीं समझा पा रहा चीज़ों को। तो इससे मुझे अपनी कुशलता का भी तो परीक्षण करने का अवसर मिल रहा है मूल्यांकन से। तो ये भी इसकी उपयोगिता है। ये पॉइंट याद रखने हैं, बस अपनी भाषा में चीज़ों को लिखना है, सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, ठीक है। किताबों में ऐसा होता नहीं है तो मैं बना के चीज़ों को लिखता हूँ ताकि तुम समझो। अगला, छात्रों की रुचियों का पता लगाने में सहायक होता है मूल्यांकन आकलन। कैसे, आकलन से ही एक शिक्षक को पता चलता है कि छात्रों को कौन सा टॉपिक आसान लग रहा है, किन टॉपिक में वे रुचि ले रहे हैं और कौन से टॉपिक में उनको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो आकलन से ही एक शिक्षक पता लगा सकता है कि भाई छात्र किस टॉपिक में, कई बार होता है ना कि कोई टॉपिक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं तो टीचर को भी पता लग रहा है ना कि हाँ बच्चे रुचि ले रहे हैं कक्षा में। ऐसे कौन से टॉपिक है जिसमें कुछ बच्चे सो गए हैं पीछे, तो आकलन से ही पता लग पा रहा है, सवाल पूछ रहा है, बच्चों की गतिविधियों को देख रहा है, तो ये सब आकलन है। तो ये भी है बच्चों की रुचियों का पता लगाने में सहायक होता है। अगला, शिक्षक हेतु योजना के निर्माण में सहायक है। कैसे है, छात्रों के आकलन से ही एक शिक्षक योजना बनाता है कि आगे किस प्रकार और कौन सी विधियों, सामग्री, उप सामग्री से बच्चों को पढ़ाना है और किन छात्रों को विशेष रूप से पढ़ाना है, उन पर ध्यान देना है। तो शिक्षक एक योजना बनाता है कि मैं आज पढ़ा रहा हूँ तो कल भी इसी विधि से पढ़ाऊँगा, कल कौन सी सामग्री, उप सामग्री का प्रयोग करूँगा, जो बच्चे कम चंड है, नहीं समझ पा रहे हैं, उनको विशेष रूप से मुझे ध्यान देना है। तो इस प्रकार की एक प्लानिंग करता है दिमाग में कि हाँ हाँ कल वो जो सुरेश है पीछे बिल्कुल गधा बैठा हुआ है, कल उसको ठीक से समझाऊंगा, अलग से बुलाऊंगा। तो ये योजना बनाता है कक्षा में जो बच्चों का आकलन कर रहा होता है। अगला, छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने में सहायक होता है। एक शिक्षक यह भी भली भांति जानता है कि कक्षा में कौन छात्र कैसा है। जो मेहनती छात्र होता है उसकी सूची को छात्रवृत्ति के लिए आगे भेजा जाता है, अर्थात आकलन ही छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का भी आधार होता है। जो कक्षा में चंड बच्चे होंगे, मेहनती बच्चे होंगे, शिक्षा का आदर करेंगे, सवालों का उत्तर देंगे, तो उन्हीं बच्चों की तो सूची वो आगे भेजेगा कि हाँ ये बहुत अच्छे बच्चे, इनको छात्रवृत्ति प्रदान करो। और ऐसा कब पता लगेगा, जब वो उनका लगातार आकलन करता रहेगा, सवाल पूछता रहेगा, उनके बारे में जानता रहेगा। तो इसलिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए भी सहायक होता है। अगला है, शिक्षण विधियों में सुधार हेतु आवश्यक है। एक शिक्षक शिक्षण के दौरान अनेक विधियों का प्रयोग करता है और समझाने का प्रयास करता है और छात्रों की प्रतिक्रियाओं से भी पता चलता है कि कौन सी शिक्षण विधि अधिक उपयोगी रही है और क्या सुधार की जरूरत है। इसलिए आकलन शिक्षण विधियों में सुधार हेतु आवश्यक होता है। तो जो एक शिक्षक होता है कई विधियों से पढ़ाता है, कभी वो खेल विधि में पढ़ाता है, कभी दृश्य श्रव्य सामग्री विधि से समझाता है, कभी रटने वाली प्रकृति विधि से समझाता है। तो उससे उसको भी पता लगता है ना कि जो जिस विधि से मैं समझा रहा हूँ वो कैसी विधि है। मैंने मान लें खेल विधि से बच्चों को समझाया और उसके बाद सवाल पूछा और कई सारे बच्चों ने जवाब दे दिए, तो इसका मतलब मैं आकलन करूँगा ना कि हाँ ये विधि बहुत अच्छी है, कल से मैं इसी विधि में पढ़ाऊँगा। मान लें मैंने रटने वाली विधि से पढ़ाया और उसके बाद आधे से बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे, तो मैं समझूंगा ये विधि ठीक नहीं है, कल से मैं इसमें सुधार करूँगा। यानी इसका पता तभी लगता है जब वो आकलन करता है। तो शिक्षण विधियों में सुधार के लिए आवश्यक है आकलन। अगला, निर्देश देने हेतु उपयोगी होता है। एक शिक्षक छात्रों के आकलन से ही उन्हें
और उनके माता पिता को निर्देश दे सकता है कि छात्र में क्या कमी है और उसे किस प्रकार दूर करना है। तो जब मैं सवाल पूछूंगा, एक शिक्षक सवाल पूछेगा, तभी तो पता लगेगा कि क्या कमी रह गई है, और फिर उस कमी को बच्चे को भी बताएगा, उसके माता पिता को भी बताएगा कि भाई बच्चा इस क्षेत्र में कमज़ोर रह गया है, इस पर थोड़ा अधिक ध्यान दो, ऐसा करो वैसा करो, ट्यूशन लगाओ या कुछ भी करो। कैसे पता लगेगा? जब वो कक्षा में आकलन करता रहेगा, बच्चे को दिखता रहेगा। अगला है छात्रों के मार्गदर्शन का आधार होता है। यह छात्रों हेतु मार्गदर्शन का कार्य करता है। क्या? आकलन। क्योंकि जब बच्चे उत्तर देते समय गलती करते हैं तो शिक्षक उन्हें डांटता है और बच्चा वैसे गलतियां दोबारा नहीं करते, इसलिए आकलन छात्रों के मार्गदर्शन का आधार भी होता है। यानी उन्हें रास्ता दिखाता है कि आकलन, जब टीचर ने डांटा डूंटा कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ठीक से बोलो, ये करो वो करो, तो बच्चा आगे से उसी रास्ते पे चलता कि हाँ मैंने उस समय डांट सुनी थी यार, अगली बार मैं सुनूंगा नहीं, अच्छे से उत्तर दूंगा, तो ध्यान देता है। तो इसलिए मार्गदर्शन का कार्य करता है, उन्हें रास्ता दिखाने का कार्य करता है आकलन। पाठ्यक्रम में सुधार। आकलन से पता चलता है कि पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु में क्या कमियां हैं और उन्हें किस प्रकार दूर करना है, इसलिए आकलन पाठ्यक्रम में सुधार हेतु आवश्यक भी होता है। जो हम बच्चों को पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें भी हों जो बच्चों की उपयोगी ना हो, समझ ही नहीं पा रही पूरी कक्षा, तो इस आकलन से ही पता लगेगा कि भाई ये तो उपयोगी नहीं है ना, हटाओ इस चीज़ को, दूसरी चीज़ डालो कक्षा उस पाठ्यक्रम में। तो कब पता लगेगा? जब हम आकलन करेंगे, सवाल आदि पूछेंगे। ये नहीं कि टीचर आगे से पढ़ा के चला गया बड़बड़, उसने एक भी सवाल नहीं पूछा और आधे बच्चे समझ भी नहीं पाए, तो फिर कैसे पता लग रहा है कि सही पढ़ाया गलत पढ़ाया, इसको पाठ्यक्रम में शामिल करने की ज़रूरत थी, हटाने की ज़रूरत थी? तभी तो पता लगेगा जब मैं सवाल पूछूंगा। तो सुधार के लिए ज़रूरी। अगला है दाखिले का आधार होता है। शिक्षक संपूर्ण वर्ष छात्रों का आकलन करता रहता है और वर्ष के अंत में उनकी परीक्षा ली जाती है और परीक्षा पास करने पर उन्हें उच्च कक्षाओं में दाखिला दिलवाया जाता है। तो साल भर में उनसे पढ़ाता रहा, सवाल पूछता रहा और वर्ष के अंत में फिर मैंने उनका पेपर आदि ले लिया और वो अच्छा पेपर देंगे तो फिर अगली कक्षा में उनको भेजा जाएगा। तो आकलन क्यों ज़रूरी है? तो इसलिए ज़रूरी है। उम्मीद है सारे पॉइंट समझ आए होंगे। ज्ञान की जांच करना है, व्यक्तित्व विकास में सहायक है, वर्गीकरण करना है, शिक्षक खुद की कुशलता भी नापेगा, छात्रों की रुचि का पता लगाएगा, शिक्षण की योजना निर्माण करेगा, छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए, शिक्षण विधि में सुधार के लिए निर्देश देगा, मार्गदर्शन करेगा, पाठ्यक्रम सुधार करवाएगा, दाखिले का आधार है। तो ये बिल्कुल आसान से पॉइंट है, पॉइंट याद रख लेने हैं, ठीक है। ऐसे पॉइंट लिख दोगे ना, अगर ये 12 पॉइंट है उनमें 8 पॉइंट भी लिख दोगे तो 6 पेज भर दोगे। सारे पॉइंट नहीं लिखने होते हैं, इतने 12 के 12 पॉइंट लिख के क्या 25 पेज थोड़ी भरने हैं वहाँ पे। ये तो मैं इसलिए लिखता हूँ कि इन पॉइंट में कुछ तो याद आए। मान लिया मैं केवल 4 ही पॉइंट आपको समझाऊँ और उन 4 पॉइंट में वहाँ पता लग रहा है कि 2 ही पॉइंट वहाँ याद आ रहे हैं, तो तब क्या करोगे? इसलिए 12 पॉइंट समझा रहा हूँ, कम से कम 8 तो याद आएँ, 6 तो याद आएँ, कुछ तो आए, इसलिए ज़्यादा पॉइंट समझाता हूँ मैं। सारे नहीं लिखने होते हैं वहाँ पे, इतने सारे कब तक लिखोगे। अगला देखते हैं। तो ये पहला पॉइंट का जो हमने आकलन की परिभाषा देखी, आकलन की, उसके बाद हमने प्रकृति देख ली, उपयोगिता देख ली। अब आकलन के सिद्धांत देखते हैं। सिद्धांत का मतलब प्रकृति की तरह ही होता है। मैंने आपको पाठ्यक्रम में भी समझाया था, पाठ्यक्रम के सिद्धांत बताते समय प्रकृति की तरह सिद्धांत ये कि कैसा होना चाहिए, मतलब कुल मिला के, ठीक है, तो उसे सिद्धांत कहते हैं। हाँ, अगर सवाल सिद्धांत लिखा तो सिद्धांत ही लिखने होते हैं फिर वहाँ पे। तो आकलन के सिद्धांत को देखते हैं। तो पहला सिद्धांत है विश्वसनीयता का सिद्धांत। जो आकलन है वो विश्वसनीय होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है व्यापकता का सिद्धांत। चौथा है बाल केंद्रितता का सिद्धांत। पांचवा सूचना स्पष्टीकरण का सिद्धांत। छठवां निष्पक्षता का सिद्धांत। सातवां समावेशिता का सिद्धांत। आठवां उद्देश्य प्राप्ति का सिद्धांत। नौवां है शिक्षण केंद्रीयता का सिद्धांत, या इसको क्रिया केंद्रितता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये 9 सिद्धांत है जब हम आकलन करते हैं। तो एक एक करके देखते हैं इन सिद्धांतों को। पहला सिद्धांत है विश्वसनीयता का सिद्धांत। विश्वसनीयता का सिद्धांत का मतलब होता है कि जब हम बच्चे का आकलन करते हैं तो आकलन विश्वसनीय होना चाहिए, उस पर विश्वास होना चाहिए, शिक्षक को भी बच्चे को भी। ये ना हो कि शिक्षक आगे से सवाल पूछ रहा हो, बच्चा पीछे खिखी हंस रहा है, दांत दिखा रहा है, कोई विश्वास ही नहीं है मतलब उसको आकलन पर। नहीं, आकलन का मतलब सीरियसनेस होना चाहिए। मैंने सवाल किया तो बच्चे थरथराते हुए खड़ा उठे कि हाँ यार सवाल पूछ रहा है, विश्वास होना चाहिए कि हाँ सवाल पूछा जा रहा है मेरे से। तो यही है विश्वसनीयता। आकलन के दौरान जो विभिन्न उपकरण, साधन आदि का प्रयोग किया जाता है वो विश्वसनीय, यानी जिन पर विश्वास किया जा सके ऐसे होने चाहिए। अर्थात आकलन के दौरान अनुशासन होना चाहिए,
जब बच्चे का आकलन हो तो भाई वो अनुशासन में रहे और उन पर विश्वास हो, शिक्षक को भी बच्चे को भी। तो इसे कहते हैं विश्वसनीयता का सिद्धांत। आकलन विश्वसनीय होना चाहिए, ना कि बच्चे हैं हंस रहे हो, बिल्कुल वहाँ उधम मचा रहे हो कि हाँ रे टीचर तो ऐसे पूछता रहता है, इसकी आदत ही पूछने की है। वो वाला नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ठीक है, तो पहला सिद्धांत है विश्वसनीय हो। अगला है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत का मतलब होता है कि आकलन लगातार होता ही रहना चाहिए, पूरे वर्ष भर करते रहो, बच्चे को रोज रोज सवाल पूछते रहो। ये नहीं कि आज सवाल पूछ लो उसके बाद जीवन में कभी नहीं पूछा, लगातार पूछो, यही कहते हैं निरंतरता। इससे तात्पर्य है कि संपूर्ण वर्ष शिक्षक द्वारा बच्चों का मूल्यांकन करते रहना चाहिए, ना कि कभी कभार। ठीक है, तो मूल्यांकन आकलन वही मतलब हो गया कि इसका यही मतलब है कि भाई लगातार रोज रोज मूल्यांकन करो। आज पढ़ाया, आज सवाल पूछे, कल पढ़ाया, कल सवाल पूछे, लगातार मैं उनसे कुछ ना कुछ करता रहूँ। तो इसे ही निरंतरता अपनानी है। एक ही बार नहीं कि एक ही बार पूछा और उसके बाद जीवन भर नहीं पूछा। तीसरा, व्यापकता का सिद्धांत। शिक्षक द्वारा जो पढ़ाया गया है, शिक्षक केवल उससे संबंधी प्रश्न न पूछे बल्कि बच्चों के पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करे, इसके उनके व्यवहार में परिवर्तन लाए। इसलिए मूल्यांकन या फिर जो आकलन है वो व्यापक होना चाहिए। तो व्यापकता का मतलब यही है कि भाई ऐसा नहीं कि जो सवाल पूछा केवल उससे ही सवाल, बल्कि मैं पहले भी सवाल पूछूं कि भाई कितना पहले से जानते हैं, उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है, चीज़ें समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं। तो व्यापक होना चाहिए, बहुत ब्रॉड क्षेत्र में होना चाहिए, नहीं कि बिल्कुल नैरो माइंड है। बाल केंद्रितता का सिद्धांत। बाल केंद्रितता का सिद्धांत का मतलब होता है कि कक्षा में कई प्रकार के बच्चे हैं, तो उन बच्चों को आधार बनाकर उस प्रकार का सवाल पूछना है। चंड बच्चा है तो भाई बहुत हाई लेवल का सवाल पूछो, मंद बुद्धि का बच्चा तो उस तरह का सवाल पूछो ना, सबको एक डंडे से मत हाँको। कक्ष में अनेक बच्चे होते हैं, उनकी आयु, क्षमता, योग्यता, समझ का स्तर भिन्न भिन्न होता है। इसलिए आकलन के दौरान एक शिक्षक को इन सभी आयामों को ध्यान में रखना चाहिए, अर्थात बच्चों को ध्यान में रखकर ही आकलन करना चाहिए। कैसा बच्चा है उस तरह से उसका आकलन करो, ताकि उसको भी आत्मविश्वास जगे ना। एक चंड बच्चे को आप बहुत कठिन सवाल पूछोगे तो शायद उसका उत्तर दे सकता है, लेकिन एक मंद बुद्धि को पूछोगे तो उसका उत्तर कभी नहीं देगा। और यदि उत्तर नहीं देगा तो फिर पूरी की पूरी क्लास उस पर हंसेगी, उसका आत्मविश्वास नीचे चला जाएगा, तो उसका व्यक्तित्व का कभी तो विकास होगा ही नहीं। तो उसको आराम से सवाल पूछो ना। जब एक आसान सवाल का कोई बच्चा एक बार उत्तर दे देना तो फिर हमेशा कोशिश करता है कि अगली बार मैं इससे भी अच्छा उत्तर दूंगा, तो फिर और मेहनत करेगा बच्चा। इसलिए उस तरीके से सवाल पूछो बच्चे को, तभी तो आगे बढ़ेगा वो। अगला, सूचना स्पष्टीकरण का सिद्धांत। शिक्षक द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे स्पष्ट होने चाहिए और उन प्रश्नों का एक ही अर्थ निकलना चाहिए और छात्र द्वारा दिए गए उत्तर भी स्पष्ट होना चाहिए। तो जो भी मैं सवाल पूछूँ स्पष्ट हो, ऐसा नहीं कि बच्चा समझ नहीं पा रहा कि सवाल पूछना क्या चाहता है, कुबेर खा के सवाल पूछ रहा हूँ मैं, नहीं, स्पष्ट हो और एक ही मीनिंग निकलनी चाहिए। जो सवाल मेरे द्वारा पूछा गया हो डबल मीनिंग वाला नहीं होना चाहिए, इसलिए कि 10 अर्थ निकल रहे हो, एक अर्थ निकले, ताकि बच्चा उसी संदर्भ में उसका उत्तर भी दे पाए। तो सूचना हमेशा स्पष्ट होनी चाहिए, मतलब बहुभाषी नहीं होना चाहिए सवाल। अगला है निष्पक्षता का सिद्धांत। निष्पक्षता का सिद्धांत का मतलब समझते हो ना, कि जो पक्षपात नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कक्षा में मेरा बेटा है तो मैं उसको अच्छे मार्क्स दे दूं, उसको हमेशा शाबाशी दूं, और जो दूसरे के पड़ोसी का बच्चा बैठा उसको हमेशा गधा कहूं। निष्पक्ष रहो आप। शिक्षक द्वारा किया गया आकलन में किसी प्रकार का पक्षपात, भेदभाव आदि नहीं होना चाहिए, बल्कि आकलन निष्पक्ष होना चाहिए, सबके साथ बराबर व्यवहार करो। हमारे टाइम पर तो यही होता था, मान लो कक्षा में, हमारी कक्षा में अगर कोई शिक्षक का बच्चा बैठा हुआ, मतलब साथ में पढ़ रहा है, तो हमेशा वही फर्स्ट आएगा, मतलब कक्षा में, है ना, भले वो गधा भी क्यों ना हो, ऐसा होता था। वैसे तो गधा तो नहीं होते थे, पर ज़्यादातर ये होता था, मतलब फर्स्ट उसी को आना है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षक का लड़का है और सभी टीचर ये मानते थे कि चंद चालाक तो होगा, तो इसलिए पहले सबसे ज़्यादा नंबर भी उसको देते थे। लेकिन ऐसा कभी कभार हम भ्रम भी तोड़ते थे। जब मैं 12वीं कक्षा में था ना, सरायखेत में, तो वहाँ पर पढ़ता था एक बलवंत नाम का लड़का था। उसका बाप 10वीं क्लास तक मैथ पढ़ाता था, बुटनी कहते थे उसको, बहुत खतरनाक मैथ थी, ऐसा लोग मानते थे। क्योंकि मैं तो 12वीं में गया तो मुझे नहीं पता कैसा पढ़ाता, लेकिन बच्चे ऐसा सोचते। तो 12वीं में हमारे साथ पढ़ता था वो बलवंत, 11वीं 12वीं में। तो अच्छा था, मतलब ठीक ठाक बंदा था, लेकिन इतना भी भयानक नहीं था कि वो मैं पीछे ना कर पाऊँ। जब मैं 11वीं में था तो मेरे 191 नंबर थे 6 महीने के पेपर में, और उसके मेरे ख्याल से 150 के करीब बनी थे। तो मैं इतना आगे था उससे। हालांकि वो टीचर का बच्चा था, फिर भी मैंने उसको पीछे छोड़ा था। वो अलग बात है कि पता नहीं जो भी था, पर चंटू से ही माना जाता था कक्षा। मतलब जैसे होता है ना, श्रेणी, मान लिया एक सवाल पूछा तो टीचर का सबसे पहले उसे ही पूछता था सवाल। उसके बाद एक लड़की थी दीपा, फिर दीपा को पूछता था,
उसके बाद एक लड़की थी इंदु, फिर उसे पूछता था। इन तीनों के बाद फिर चौथे नंबर पर मुझे पूछा जाता था। होते ना क्लास में जो चंड बच्चे हैं उनको सवाल पूछो, वैसे तो क्लास में 37 बच्चे कम थे हम समथिंग, चौथे नंबर तक मुझे पूछा जाता, लेकिन पेपर में मैं इसको पीछे कर देता था। इन दो लड़की को तो मेरे से हमेशा ज़्यादा ही रहते थे, दीपा, इंदु, ये रमेश की गर्लफ्रेंड थी ये दीपा, तो इनके मेरे से ज़्यादा नंबर रहते थे और मैं तीसरे नंबर पर रहता था और ये बलवंत चौथे नंबर पर रहता था, और फिर ऐसे करके IR की होती थी क्लास में। लेकिन जब सवाल पूछते थे टीचर तो सबसे लास्ट में, मतलब इन तीनों के बाद ही पूछता था मुझे, तो थोड़ा बहुत पक्षपात जो भी है, मतलब अब टीचर का बच्चा है भाई, थोड़ा बहुत जानकारी तो होगा ही। बहरहाल निष्पक्षता का सिद्धांत। अगला देखते हैं समावेशिता का सिद्धांत। समावेशिता का सिद्धांत का मतलब होता है कि सबको समावेशित करो, सबसे सवाल पूछो। ये नहीं कि कक्षा में 2 बच्चों से पूछ लिया तुमने और आपको लगा कि हाँ हाँ पूरी क्लास समझ गई, और भाई पीछे हम जैसे गोबर गणेश भी तो बैठे हैं, हमसे भी पूछो। कक्षा में अनेक प्रकार के छात्र होते हैं, इसलिए यह शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वह सभी छात्रों से प्रश्न पूछे, सबको प्रतियोगिता आदि में शामिल करें, अर्थात आकलन समावेशी होना चाहिए। तो समावेशिता का मतलब यही होता है कि सबको साथ लेकर चलो। आगे जो आपके पेपर आएगा, तीसरा पेपर समावेशी शिक्षा होगी, उसमें समावेशी का मतलब है सबको साथ में लेके चलना है, उसे ही कहते हैं समावेशन करना, कि सबको पूछो भाई, सबका आकलन करो। ये नहीं कि 70 बच्चों में आपने 2 को पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया और पीछे जो गोबर गणेश बैठे हैं उनको भी टीचर को लगा कि हाँ हाँ वो भी समझ गए, तो भाई वो थोड़ी समझे हैं, जब उनसे सवाल पूछोगे तभी तो पता लगेगा। अगला उद्देश्य प्राप्ति का सिद्धांत। उद्देश्य प्राप्ति का सिद्धांत का मतलब होता है कि भाई जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम आकलन कर रहे हैं उनकी प्राप्ति होनी चाहिए। मतलब सवाल ऐसा पूछो कि जिससे उद्देश्य प्राप्त हो, ये नहीं कि अपनी भड़ास उतारने के लिए सवाल पूछ रहा है टीचर, बिना बात के कुछ भी पूछ दे रहा है कि हाँ हाँ बता पप्पू कल वो पड़ोसी की लड़की को क्यों घुमा रहा था। तो भाई उसका शिक्षक के उद्देश्य में क्या योगदान है, वो पड़ोसी की लड़की को घुमाए या किसी को घुमाए। सवाल ऐसा पूछो जिससे शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त हो, ना कि आपके मन की भड़ास निकले। कोई भी कार्य बिना उद्देश्यों के नहीं होता है, उसी प्रकार शिक्षा के भी अनेक उद्देश्य होते हैं। इसलिए शिक्षक को आकलन के दौरान ध्यान देना चाहिए कि आकलन से शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही हो। तो जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं कि भाई हमें बच्चे को बेहतर बनाना है, उसका सर्वांगीण विकास करना है, राष्ट्र का निर्माण करना है, तो इन उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही हो। व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछने किसी से। अगला है शिक्षण या क्रिया केंद्रितता का सिद्धांत। क्रिया केंद्रितता का सिद्धांत कहते हैं कि भाई बच्चों की एक्टिविटीज पर ध्यान दो, क्रिया कराओ, उनसे एक्टिविटी कराओ ताकि उनमें परिवर्तन आए सकारात्मक। आकलन छात्रों को कुछ सिखाने के उद्देश्य किया गया हो, अर्थात बच्चे इससे कुछ सकारात्मक सीखे, उनके ज्ञान कौशल व्यवहार आदि में सकारात्मक बदलाव आए, तो वही उनको क्रिया करके सिखाना है कि ताकि बच्चों को हम परिवर्तन ला सकें, उनको कुछ बेहतर सिखा सकें। तो ये क्रिया केंद्रितता का सिद्धांत, तो ये भी आपने समझ लिया है। तो ये था यूनिट फर्स्ट का पहला सवाल। आकलन से क्या समझते हैं, उसकी प्रकृति और महत्व देखा, और फिर सिद्धांत भी देख लिए। प्रकृति में मैंने इतने सारे पॉइंट समझा दिए आपको, और उसके बाद हमने सिद्धांत देखे और सिद्धांत में मैंने आपको कई सारे सिद्धांत दिए कि विश्वसनीयता का सिद्धांत, भाई विश्वास होना चाहिए, खेंके खेंके हंस रहे हो ऐसा ना, निरंतर होना चाहिए, लगातार हमेशा करते रहो, साल भर करते रहो। व्यापक होना चाहिए, बच्चे के सभी आयामों से सवाल पूछो, पहले कितना जानता है, अब कितना जान रहा है, क्या समस्या आ रही है, सब प्रकृति के सवाल कर रहे हैं। बाल केंद्रितता का सिद्धांत होना चाहिए कि कक्षा में जो बालक जैसा है उसी प्रकार से सवाल पूछो, कमजोर बच्चे से कमजोर प्रकृति के सवाल पूछो ताकि उसका भी आत्मविश्वास बढ़े। सूचना स्पष्टीकरण का सिद्धांत हो कि जो भी आप सवाल पूछ रहे हो स्पष्ट होना चाहिए, डबल मीनिंग वाले सवाल ना हो। डबल मीनिंग का मतलब यहाँ पर वो वाला अश्लील वाली मीनिंग की बात नहीं कर रहा मैं। डबल मीनिंग का मतलब कि एक सवाल का एक ही उत्तर निकलना चाहिए ठीक से, ताकि बच्चे को ठीक, ये नहीं कि कई प्रकार के उत्तर निकलते हो, ऐसा ना हो सवाल। निष्पक्षता का सिद्धांत, कोई पक्षपात ना करिए, ये ना हो कि बच्चा अपने ही बच्चे को बिल्कुल फर्स्ट निकाल रहा है हर बार टीचर, ऐसा ना हो। समावेशिता का सिद्धांत, सबसे पूछो सवाल, ये नहीं कि केवल कक्षा में आगे के 2 बच्चों को पूछ लिया और समझ गया कि सबको आ गया, तो ऐसा ज़रूर नहीं है। उद्देश्य प्राप्ति का सिद्धांत कि जिन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं उन उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। मनगढ़ंत सवाल नहीं पूछने, व्यक्तिगत सवाल ना पूछो। शिक्षण केंद्रित का सिद्धांत होने के बाद बच्चों को सिखाओ चीज़ों को, ताकि वो चीज़ें सीखे, नई नई चीज़ें सीखे, व्यवहार में परिवर्तन आ सके। तो ये हमने उसको भी समझ लिया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। पूरा आधा घंटे का लेक्चर बन गया इस पर, कोई नहीं, इतना गहराई में मैंने समझाया। अगर मैं हो सकता है इसको किसी और बच्चों को समझाऊं तो क्या, जब मैं अगर मान लें नॉर्मली पढ़ाऊँ तो क्या तुम्हें लगता है इस तरह समझाऊंगा मैं चीज़ों को? एक छोटी सी परिभाषा लिख दूंगा और उसके बाद खाली इन पॉइंट को लिख दूंगा और इन पॉइंट को ऐसे ही बोल दूंगा, इनको एक्सप्लेन थोड़ी करूँगा इतना गहराई में। वो तो तुम्हारे लिए करता हूँ मैं ताकि तुम्हें लगे। उसके बाद अगर मान लिया
ये सिद्धांत पढ़ाने तो खाली सिद्धांत को इन पॉइंट को अपने बोलने से बोलूँगा, इस तरह लिखूँगा नहीं चीज़ों को। ये तो तुम्हारे लिए लिखता हूँ भाई, तुम ताकि चीज़ों को समझो, ठीक है। अगर वैसे पढ़ाना हो तो मैं 10 मिनट में ख़त्म कर दूँ इसको, लेकिन देखो आधे घंटे में 34-35 मिनट तक। तो ये हो गया। अब हम दूसरा देखेंगे इसके बाद। आओ अब हम दूसरा सवाल देखेंगे, यूनिट जो फर्स्ट है उसमें, ठीक है। तो पहला वाला आकलन वाला देखा, अब दूसरा हमको ब्लूम वाला सवाल देखना है। बेंजामिन ब्लूम जो पिछले साल भी था ना, उसके ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, उनको देखना है। लेकिन इस बार थोड़ा सा उतना नहीं पढ़ना जो पिछले साल था। इसमें संशोधनात्मकता को, यानी जो सन 2000 में उसने संशोधन किया था इसमें, उसको देखना है। लेकिन उसके लिए थोड़ा ध्यान से देखो। वैसे आपने पीछे पढ़ा है पिछले साल, इस बार थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन समझना है। सवाल कैसा है, बेंजामिन ब्लूम, ये आ सकता है इस बार है, ठीक है। ये वाला सवाल अच्छा सवाल है। इसके बाद एक और सवाल दूंगा, उन दोनों में कोई ना कोई तो जरूर टपकेगा। देखते हैं सवाल क्या है। निर्देशात्मक उद्देश्यों के लिए ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण सन 2000 की व्याख्या करनी है। वो वाला सवाल नहीं पूछ रहा जो पिछला वाला, वो कह रहे कि जो सन 2000 में संशोधित वाला इसने किया ना, रिवाइज्ड कहते हैं, ठीक है, REVISED, रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी। रिवाइज्ड का मतलब जो संशोधित है, जो उसने नया दिया है। एक तो 1956 में दिया था ब्लूम टैक्सोनॉमी, फिर उसके बाद उसने सन 2000 में उसमें संशोधन किया है, उसकी बात कर रहा है। तो निर्देशात्मक उद्देश्यों के लिए ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण सन 2000 की आपको व्याख्या करनी है। तो वही देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना। जो बेंजामिन ब्लूम एक मनोवैज्ञानिक साइकेट्रिस्ट थे जिनका जन्म अमेरिका में हुआ था। थोड़ा सा ब्लूम के बारे में बता देना कि भाई कैसा मनोवैज्ञानिक था और अमेरिका में जन्म हुआ था। उन्होंने 1956 में टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, इस किताब का नाम याद रखना, एक किताब लिखी थी टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव नामक किताब में ब्लूम टैक्सोनॉमी, हिंदी में ब्लूम का वर्गीकरण कहते हैं, का प्रकाशन किया था तथा सन 2000 में इसे संशोधित किया, जिसे रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी यानी ब्लूम का संशोधित वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। कंफ्यूज हो गए होंगे, कुछ नहीं समझना, थोड़ा ब्लूम के बारे में बता दो। तो भाई ब्लूम जो था वो एक मनोवैज्ञानिक है। वैसे भी याद रख सकते हो मनोवैज्ञानिक क्यों, भाई मन की बात कर रहा है, बच्चों की दिमाग को ऐसा पढ़ा वो पढ़ा, तो मन की बात करने वाला मनोवैज्ञानिक ही होता है। मैं पहले भी आपको समझाया था, जो मन को पढ़े चीज़ों को। अमेरिका में जन्म हुआ था 1956 में, उसने एक किताब लिखी थी टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, और इस किताब में उसने ब्लूम टैक्सोनॉमी को प्रकाशित किया था कि भाई ये मेरी टैक्सोनॉमी है। और उसको सन 2000 में फिर से उसने संशोधन कर दिया, उसमें कुछ बदलाव कर दिए, जिसको रिवाइज टैक्सोनॉमी कहते हैं। अंग्रेजी में उसको रिवाइज कहते हैं, हिंदी में संशोधित वर्गीकरण कहते हैं ब्लूम का। तो इसी को कह रहा है कि भाई ये वाली बतानी है, जो सन 2000 में उसने रिवाइज टैक्सोनॉमी दी है ना, वो वाली, वो 1956 वाली नहीं बतानी है, वो तो ओल्ड है उसकी टैक्सोनॉमी, ठीक है, 1956 में जो उसने दी थी। वो रिवाइज्ड वाली बतानी है कि भाई उसने क्या संशोधन किया, वो बताना है। लेकिन हमको पुरानी वाली भी थोड़ी सी बतानी पड़ेगी, तभी तो आप नए वाला बता पाओगे। तो देखते हैं। निर्देशात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ब्लूम ने 3 डोमेन यानी पक्ष बताए हैं जो निम्न है। तो थोड़ा पहले आप उसको बता देना पुराने वाले को कि भाई जो बेंजामिन ब्लूम था उसने अपने उद्देश्यों की, जो शिक्षा के उद्देश्य थे, निर्देशात्मक उद्देश्य थे, उनको प्राप्त करने के लिए 3 डोमेन यानी 3 पक्ष बताए थे। तो 3 पक्ष लिखो यहाँ पर, पक्ष हो गए, हिंदी में अंग्रेजी में डोमेन कहेंगे। पहले ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष और तीसरा क्रियात्मक पक्ष। कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। इन तीनों को अंग्रेजी में भी याद लिख लेना और हिंदी में भी लिख देना, ताकि टीचर को ठीक लगे कि हाँ ठीक जानता है, ठीक है। तो इससे निर्देशात्मक उद्देश्य को पाने के लिए 3 प्रकार के डोमेन दिए हैं। यहाँ तक समझ रहे हो ना। थोड़ा ब्लूम के बारे में बता दिया, फिर बता दिया कि भाई 1956 में जो उसने टैक्सोनॉमी दी थी, उसमें सन 2000 में उसने संशोधन किया, जिसको रिवाइज टैक्सोनॉमी कहते हैं। और जो ब्लूम था उसने निर्देशात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 3 डोमेन दिए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष। तो एक बार तो यहाँ तक आपने समझा। ये वाले आपको पेपर में नहीं लिखने हैं, केवल यही वाला लिखना है। ये ओल्ड भी लिखना है, न्यू भी लिख देना है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो सन 2000 में इसने संशोधन किया था ना, वो केवल इसमें ही किया था। ये दोनों के दोनों आज भी वैसे ही हैं जो 1956 में दिया था। 1956 में तीनों के तीनों दिए, सन 2000 में संशोधन केवल इस वाले में किया है। तो वही सवाल पूछ रहा है कि भाई वर्गीकरण बताना है जो संशोधित वाला है, तो संशोधन केवल इसमें किया, इसी को हमको पढ़ना है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी की यार सब पढ़ने पड़ेंगे, ये तो खाली आपने बता दिया कि पहले ऐसा था
अब जो उसने इसमें संशोधन किया वो वाला बताना है। पहले तो इसका हम ओल्ड बता देंगे कि भाई पहले क्या था और फिर क्या था, जैसे मैंने पीछे यहाँ बना रखा है। ये पहले था 1956 का, और फिर सन 2000 में इसने क्या परिवर्तन कर दिया, तो चित्र के माध्यम से दिखा देना है ताकि टीचर को लगे कि हाँ ओल्ड और न्यू में तुलना बता दे रहा बच्चा, तो ऐसे ही बता देना। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? दोबारा समझाऊँ? मैं समझ तो गए होंगे कि थोड़ा बेंजामिन ब्लूम के बारे में बता दिया, और बता दिया कि भाई 1956 में उसने किस प्रकार वर्गीकरण किया था निर्देशात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। 3 प्रकार का डोमेन बनाए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष। तो ज्ञानात्मक पक्ष को ही देखना है क्योंकि इसमें ही संशोधन हुआ है, ये दोनों को नहीं देखना क्योंकि इसमें हुआ ही नहीं, क्योंकि सवाल पूछ ही हुआ है ना संशोधन वाले को बताओ, तो वही बताना है। वैसे अगर आपके पास इतना टाइम तो है नहीं, वैसे टाइम होते तो सबको बता देना था, वहाँ पर कम से कम 10 पेज भर जाते इसके, लेकिन इतना भी क्या भर रहे हैं, 4-5 पेज में तो ये भी आ जाएगा। ज्ञानात्मक पक्ष तो देखते हैं। सबसे पहले ज्ञानात्मक पक्ष यानी वही हमको देखना है, कोग्निटिव डोमेन। इसका वर्गीकरण 1956 में किया गया था। इस पक्ष के माध्यम से बच्चों के ज्ञानात्मक पक्ष पर बल दिया जाता है, अर्थात बच्चों में ज्ञान का विकास किया जाता है। इस पक्ष यानी जो डोमेन को निम्न पिरामिड द्वारा समझा जा सकता है। निम्न पिरामिड में ज्ञान सबसे निचला पक्ष और मूल्यांकन सबसे उच्च पक्ष है। तो ज्ञानात्मक जो पक्ष है इसका वर्गीकरण 1956 में किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों में जो ज्ञान है, ज्ञानात्मक जो पक्ष है ना, उनका जो ज्ञान है उसका विकास करना है। और जो डोमेन था, इस डोमेन को हम पिरामिड से समझ सकते हैं, और पिरामिड में जो सबसे निचला स्थान पर है, ज्ञान सबसे निम्न स्थान पर है, और जो इसका मूल्यांकन है सबसे उच्च स्थान पर है। एक डोमेन ऐसा होगा, ठीक है, पिरामिड नीचे से ऊपर को जाएगा, सबसे नीचे ऐसे करके, ऊपर से नीचे नहीं आता है। ये मैंने बना भी रखा ना, ऐसे ही बना देना वहाँ पर एग्जाम में, ठीक है, ताकि एग्जामिनर भाई बहुत ज्ञानी है, सब समझता है, लेकिन वो ये भी जानना चाहेगा ना कि आप कितना समझा पा रहे हो उसको। तो ऐसे समझा दो तो समझ जाएगा, ज़्यादा देखेगा नहीं वो चीज़ों को, इसी को देखेगा कि हाँ हाँ, और लास्ट में इस चीज़ को देखेगा वो, ये वाले को। ये चित्र बनाना जरूरी है, ये बना दोगे तो भाई समझ जाएगा, पढ़ेगा भी नहीं उसको। तो ज्ञानात्मक पक्ष में आपने देख लिया कि भाई उसने एक पिरामिड दिया था जिसमें उसने 6 स्टेप बताए थे, 6 पद बताए थे, जो नीचे से ऊपर को हैं। ज्ञान सबसे निम्न स्थान पर होता है और मूल्य सबसे उच्च स्थान पर होता है। तो अब इनको एक बार एक्सप्लेन कर देंगे चीज़ों को, फिर आगे। तो सबसे पहले ज्ञान है। संज्ञानात्मक पक्ष यानी डोमेन के तहत ज्ञान को प्रथम स्थान दिया गया है, जहां ज्ञान का अर्थ होता है किसी चीज़ को जानना, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि के विषय में हमें जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसे ही हम ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञानात्मक पक्ष के तहत जो बेंजामिन ब्लूम है वो सबसे पहले बच्चों को यही कहता है कि भाई सबसे पहले बच्चों को ना किसी चीज़ के बारे में आप ज्ञान दो, चीज़ें बताओ उनको कि ये देखो बच्चा, ये पेन है, अच्छा ऐसा पेन होती है। तो उसके बारे में जो बच्चे को सूचना मिली ना, वो एक प्रकार का उसका ज्ञान है। तो सबसे पहले हमें ज्ञान देना है बच्चे को, किसी चीज़ के बारे में बताना है, कोई व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में उसको सूचना देनी है, वही उसका ज्ञान है। तो सबसे पहले अगर बच्चे का आपको विकास करना है, बौद्धिक विकास, उसका ज्ञानात्मक पक्ष को बढ़ाना है, तो सबसे पहले वस्तु आदि का ज्ञान दो, उसको चीज़ें दिखाओ आप। तो सबसे पहले ज्ञान हो गया। अंग्रेजी याद रखना है यार, ठीक है। अगर आप अंग्रेजी में भी ऐसे लिख देंगे ना, कॉम्प्रीहेंसन, ये नॉलेज कॉम्प्रीहेंसन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हिंदी भी याद रख लेना, हिंदी तो रखनी है, अंग्रेजी भी याद रखना है, इसको दोनों याद रखने हैं, बहुत कठिन थोड़ी याद रखना इसको। तो पहले ज्ञान हो गया। अगला देखते हैं बौद्ध। बौद्ध यानी कॉम्प्रीहेंसन। कॉम्प्रीहेंसन मतलब समझते हो, जैसे स्कूल में जब हम पढ़ते थे 6वीं से 10वीं तक, तो जो पहला सवाल होता था ना वो कॉम्प्रीहेंसन का होता था। याद आ रही है आपको? अंग्रेजी में कॉम्प्रीहेंसन लिखते थे, एक बड़ा सा पैराग्राफ होता था और नीचे 5 सवाल होते थे, और फिर उन सवालों को हमें लिखना होता था। तो उस कॉम्प्रीहेंसन को समझकर फिर चीज़ को लिखना होता था। यानी किसी चीज़ के विषय में जब आप चिंतन मनन करके अपनी समझ विकसित करते हो ना, उसे ही कॉम्प्रीहेंसन कहते हैं, बौद्ध कहते हैं। तो स्कूल की चीज़ याद आ रही होगी, उस पैराग्राफ को समझना था, और उस पैराग्राफ को समझकर नीचे 4-5 सवाल थे तो उनके उत्तर देना होता था हमको, उसे कॉम्प्रीहेंसन कहते थे। तो बौद्ध का मतलब आप समझ रहे हो कि जो बच्चे को तुमने ज्ञान दिया, पेन के बारे में बताए, अब उस पेन के बारे में जब वो चिंतन मनन करके कुछ सीखेगा ना, उसे ही कॉम्प्रीहेंसन कहेंगे। उसके पक्ष विपक्ष को जानेगा, उसके बारे में समझने का प्रयास करेगा। तो ज्ञान प्राप्त के बाद उसके सभी पक्षों, आयामों पर चिंतन मनन करने की प्रक्रिया को ही बौद्ध कहते हैं। बौद्ध में एक बच्चा द्वारा प्राप्त ज्ञान का अर्थ निकालने का प्रयास किया जाता है। तो जो भी आपको उसने, मतलब आपने बच्चे को ज्ञान दिया, उस ज्ञान पर चिंतन मनन करता है, उसके पक्ष विपक्ष निकालने की कोशिश करता है, और अंत में उसका अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई इसका अर्थ क्या होगा। ये पेन तो है, इस टीचर ने मुझे पेन तो दे दी है, अब इस पेन का मैं क्या करूँ? क्या इस पेन से मैं कान खुजलाऊँ?
ये इस पेन से लिखने का काम करूँ, उसका अर्थ निकालने का प्रयास करता है ना, इसे ही कॉम्प्रीहेंशन कहेंगे। आए समझ? ये पेपर में मत लिख देना कि पेन से कान खुजलो ये तो जस्ट फॉर जोकिंग पक्ष, हंसते रहो, कभी हंसना भी, वैसे तो अभी हंसो मत, लाइब्रेरी में होंगे तो कहाँ हंसना है। कहीं वो दूसरा भी कह दे कि इफ़ यू डोंट माइंड प्ले, लेट्स प्ले, क्या है वो, लूडो बहरहाल ठीक है। तो ये बहुत भी आपने समझ गया। तीसरा है अनुप्रयोग एप्लीकेशन। अनुप्रयोग एप्लीकेशन का मतलब ही है कि जो आपने ज्ञान आपको मिला, उसके बाद आपने उसका पक्ष विपक्ष अर्थ निकाला, अब उसको आप किस प्रकार अप्लाई करते हो चीज़ों में, उसे एप्लीकेशन कहते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष के तहत अनुप्रयोग को तीसरा स्थान दिया गया है। अनुप्रयोग से तात्पर्य ज्ञान, प्राप्त ज्ञान का प्रैक्टिकल प्रयोग करने से है, अर्थात बच्चे ने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका प्रयोग करने की प्रक्रिया को ही अनुप्रयोग कहते हैं। ठीक है, तो उसको जो प्रयोग जो आपने ज्ञान दिया, उसके बाद उसने चिंतन मनन किया, उसका अर्थ निकाला, अब उसका प्रयोग कर रहा है, वही उसका क्या अनुप्रयोग है। ये पेन दिया आपने बच्चे को ज्ञान हुआ कि पेन है, उसके बाद उसने चिंतन मनन किया तो इस पेन का अर्थ निकाला, इस पेन से लिखते हैं, अब वो उस पेन से लिखने लग गया तो यही उसका अनुप्रयोग करने लग गया वो चीज़ों का। ठीक है, तो ये तीसरा है स्थान कि उसका प्रयोग कर रहा है, प्रैक्टिकली यूज़ कर रहा है चीज़ों को। चौथा है विश्लेषण, एनालिसिस, विश्लेषण, और एक शब्द होता है संश्लेषण। जैसे विश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना, और संश्लेषण का मतलब है तोड़ी हुई चीज़ों को जोड़ना। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे भोजन बनाते हैं, तो संश्लेषण का मतलब क्या है वहाँ पर, कि जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश की उपस्थिति में जो हरित लवक होता है, H2O होता है, इन सबको जोड़कर भोजन बनता है। तो इन चीज़ों को जोड़ना ही संश्लेषण कहलाता है, और इन चीज़ों को तोड़ना ही विश्लेषण कहलाता है। तो विश्लेषण, तोड़ना, संश्लेषण, जोड़ना। तो एनालिसिस का मतलब होता है, विश्लेषण का शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। इस तरह किसी टॉपिक को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर उससे नए ज्ञान का निर्माण करना ही विश्लेषण कहलाता है। विश्लेषण के तहत पक्ष और विपक्ष को जानने का प्रयास किया जाता है। अब बच्चे को आपने पेन दी, उसने लिखना, उसके बाद उसका तोड़ ताड़ के कोशिश कर रहा है कि यार इससे कुछ नया भी बना सकता हूँ मैं, तो इसी प्रक्रिया को उसको विश्लेषण कहेंगे। ठीक है, तो विश्लेषण यानी किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर और जानने का प्रयास करना है कि भाई और क्या इसका उपयोग हो सकता है, विश्लेषण कहलाता है। अगला है संश्लेषण। संश्लेषण वही चीज़ों को जोड़ना। जब कभी विश्लेषण संश्लेषण में बिल्कुल कंफ्यूज हो जाए ना, तो वही प्रकाश संश्लेषण याद रखना है, चीज़ों को जोड़ रहा है वो। संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ जोड़ना होता है, अर्थात जो बच्चों को ज्ञान है उन सभी को आपस में जोड़कर एक नए ज्ञान का निर्माण करना ही संश्लेषण कहलाता है। तो बहुत सारी बिखरा बुखरा ज्ञान है, उस सबको एकत्रित कर दिया है उसने, और उससे जो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसे ही क्या कहेंगे, इसे ही कहेंगे हम संश्लेषण। तो संश्लेषण आपने समझ लिया, विश्लेषण समझ लिया। ये पांचवा स्टेप था, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो सोपान में चल रहे हैं ऊपर को। और अंत में है मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन, किसी चीज़ का मूल्यांकन का, मूल्य का अंकन करना, उसकी वैल्यू निकालना ही मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे उच्च स्थान है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मूल्य का अंकन करना, अर्थात छात्र द्वारा शिक्षा के किन उद्देश्यों को प्राप्त किया गया, उसके व्यवहार में कितना सकारात्मक बदलाव आया, इन सब का अंकन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। और अंत में शिक्षक बच्चे का मूल्यांकन करेगा कि अभी तक जो मैंने उसको एक पेन दी है, उसका ज्ञान बोध अनुप्रयोग विशेष संश्लेषण किया है, उससे उसके ज्ञान में कितना बदलाव आया, उसमें कितना बदलाव आया है, क्या समझा क्या नहीं समझा, शिक्षा के किन उद्देश्य को प्राप्ति कर पाया है। जब इन सब को आकलन करेगा ना, इसे ही मूल्यांकन कहेंगे। तो आइए समझिए, जो संज्ञानात्मक पक्ष के तहत ये एक डोमेन बनाया था, पिरामिड था, इसमें नीचे से ऊपर को जाने के लिए तो ज्ञान बोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण, नॉलेज कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, तो हमने इसको समझा दिया है। तो इसी तरह पेपर में लिख देना है चीज़ों को, ठीक है। और फिर यहाँ पर अंत में ये बनाना है ब्लूम का संशोधित वर्गीकरण, ब्लूम रिवाइज टेक्सोनॉमी सन 2000, ये महत्वपूर्ण है, इस पर टीचर का विशेष ध्यान रहेगा। एक ही पेज में है, इसके अलावा नहीं है, यही बना देना है वहाँ पर, क्योंकि तभी तो आप किसी चीज़ को संशोधित चीज़ बताओगे जब आप उसके पीछे के बारे में बताओगे। तो आपने पीछे के बारे में तो बता दिया कि भाई ऐसा कुछ था। वर्ष सन 2000 में ब्लूम और उसके सहयोगियों द्वारा ब्लूम टैक्सोनॉमी में संशोधन किया गया, जिसे ब्लूम रिवाइज टैक्सोनॉमी अर्थात ब्लूम का संशोधित वर्गीकरण सन 2000 कहते हैं, जिससे
जिसको पिरामिड द्वारा, जिसको यहाँ पर निम्न लिख देना, जिसको निम्न पिरामिड द्वारा समझा जा सकता है कि जो सन 2000 था, जो ब्लूम था उसके दोस्त थे, उन्होंने उसमें संशोधन कर दिया 1956 के जो टैक्सोनॉमी थी, और उसमें सन 2000 में जो संशोधन किया उसको ब्लूम रिवाइज टैक्सोनॉमी कहते हैं, और इसके तहत जिसको पिरामिड से समझा जा सकता है। ध्यान से समझो, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। ऐसे ही पेपर में बना देना है, ऐसे ही आप ब्लूम संशोधित टेक्स्ट इसको बड़े बड़े शब्दों में लिखकर बिल्कुल अंडरलाइन करना है, ताकि टीचर का ध्यान, क्योंकि सवाल में ही पूछ ये रहा है, वो पीछे वाला जो अभी तक हमने पढ़ा वो तो जस्ट एक बैकअप था। सवाल ये है ब्लूम रिवाइज टैक्सोनॉमी बतानी है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो बड़ी हेडिंग में डालकर, मतलब जब लिखना, जो भी आ जाए तो अलग से पेज में लिखना ही, ऐसे नहीं किसी पेज में नीचे घुसर देना, शुरुआत की पेज में लिखना, ताकि ध्यान जाए कि अच्छा बच्चे ना उस पर लिख रहा है बच्चा। तो इसको लिख देना कि सन 2000 में संशोधन किए, और फिर ये वाला कि निम्न पिरामिड समझा जा सकता है, और पिरामिड बना देना है। एक तरफ एक ओल्ड पिरामिड है, सेम ऐसी बनाना है, और उसके ऊपर 1956 लिखा है। दूसरी तरफ एक न्यू पिरामिड बनाया है जिसके ऊपर सन 2000 लिखा है, ठीक है। ये रिवाइज टैक्सोनॉमी सन 2000 लिखा है, एक ओल्ड और न्यू। जो ओल्ड पिरामिड है उसमें मैंने अंग्रेजी में चीज़ें लिखी हैं, और न्यू में भी अंग्रेजी में लिखी हैं। कोशिश करना आप अंग्रेजी में ही लिखना चीज़ों को, जो आप रिवाइज वाला बनाओगे। क्यों? क्योंकि आप अंग्रेजी में एक बार चीज़ लिख दोगे ना, तो टीचर को पता लग जाएगी कि हाँ ऐसा ही कुछ है। हिंदी कुछ भी हो सकती है चीज़ों की, यार हिंदी बहुत भयानक चीज़ है संसार, मतलब क्या ही बताऊँ आज के दिन में। अंग्रेजी का एक शब्द होगा, अब यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर एक ज्ञान बोध फलाना ढिमकाना लिखा है, हो सकता है हिंदी में कुछ और भी हो सकता है, अंग्रेजी में सिंथेसिस ही होगा हमेशा। मूल्यांकन यहाँ पर हो सकता है आकलन लिख दे, मापन लिख दे, लेकिन अंग्रेजी के शब्द हमेशा इवैल्यूएशन ही होगा, ठीक है। तो वही मैंने जो वहाँ पर हिंदी में लिखी है, यहाँ पर केवल अंग्रेजी लिखी है। तो सबसे पहले छुपान पर नॉलेज, ये तो हमने पढ़ लिया। ज्ञान, कॉम्प्रीहेंशन, ये भी बोध, एप्लीकेशन, प्रयोग, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, ये अंग्रेजी में लिख दिए। और एक तरफ ये वाला बना देना है, ये सन 2000 का। अब देखो यहाँ पर इसने क्या बदलाव कर दिया, यहाँ नॉलेज था ना, ज्ञान, और यहाँ पर उसने क्या कर दिया, रिमेंबर कर दिया, यानी उस चीज़ को याद करना। कॉम्प्रीहेंशन, समझना, और इसको यहाँ पर इसने अंडरस्टैंडिंग कर दिया है, बोध को समझना कर दिया है। एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिया, एनालिसिस को एनालाइज कर दिया, और जो पांचवा था ना सिंथेसिस, सिंथेसिस को क्रिएट किया लेकिन 6वें स्थान पर डाला, और इवैल्यूएशन को इसने बदल के 5वें पर डाल दिया, इवैल्यूएट कर दिया। यानी 4 तक तो एक जैसे ही बना दिए हैं, हाँ नाम अलग चेंज कर दिया। 5वें को 6वें पर डाल दिया सन 2000 वाले में, और 6वें नंबर वाले को 5वें नंबर पर डाल दिया, और उसका नाम भी बदल दिया है। यही है रिवाइज्ड, ये रिवाइज वाला है। यानी सन 2000 में उसने रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालिसिस, इवैल्यूएट और क्रिएट कर दिया। इन चीज़ों को ऐसे ही याद रखना, इन चीज़ों को ऐसे ही याद रखना, और ये 5वें को 6वें पर, 6वें को 5वें पर तीर का निशान मार देना, बस। आई समझ? इतनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना। इनको रट दो कि 6 ऐसे लिख देने हैं, इनको भी रट दो कि 6 ऐसे लिख देने हैं, और 5वें को 6वें में मिलान कर दो, और 6वें को 5वें में मिलान कर दो, ताकि एग्जामिनर अपने आप ही समझ जाए कि हाँ ऐसा कुछ है। इतना ही याद रखना, ठीक है। यहाँ पर नॉलेज था, यहाँ पर रिमेंबर कर दिया, अंडरस्टैंडिंग कर दी, अप्लाई कर दिया। ये जो चीज़ है ना, ये नाउन है, पता है, संज्ञा, नॉलेज। और जब हम नॉलेज को वर्ब में कन्वर्ट करते हैं उसको कहते हैं रिमेंबर। नॉलेज ज्ञान, और रिमेंबर उसको पता लगाना, याद करना। कॉम्प्रीहेंशन बोध, अंडरस्टैंडिंग चीज़ को समझना। एप्लीकेशन, और एक अप्लाई प्रयोग करना, एप्लीकेशन अप्लाई। एनालिसिस विश्लेषण, एनालाइज करना। सिंथेसिस को इवैल्यूएट, क्रिएट में लिख दिया, और इवैल्यूएशन को इसने इवैल्यूएट कर दिया है। आई समझिए? यहाँ पर क्या लिख दिया इसने, मैंने ये भी लिख दिया ना कि संज्ञा है इधर और इसको वर्ब में। यानी 1956 में जो नाउन में चीज़ें लिख रहा था उसी चीज़ को इसने सन 2000 वाले में वर्ब में कन्वर्ट कर दिया, क्रिया में कर दिया। इस प्रकार ऊपर के पिरामिडों को देखकर कहा जा सकता है कि 1956 के डोमेन में संज्ञा के रूप में पिरामिड था, ये संज्ञा के रूप में पिरामिड बना था। उसी को सन 2000 में संशोधन करके क्रिया के रूप में लिख दिया गया, ठीक है। तो यहाँ क्रिया के रूप में बदल दिया, इसने बदल दिया गया। और 5वें पद को सन 2000 के पिरामिड में 6वां स्थान, और 6वें को 5वें स्थान में रख दिया गया। तो यही कह दिया कि यहाँ इसने जो संज्ञा थी वो वर्ब में बदल दी है, और 5वें पद को यहाँ 6वां स्थान दिया है, और 6वें को यहाँ पर 5वां स्थान दे दिया है। बस यही है रिवाइज टैक्सोनॉमी सन 2000 वाली। आई समझिए?
आनी चाहिए। याद करने की चीज़ें हैं, किताबों में कंफ्यूज होती है। सरल सी भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया, ठीक है इसको। तो ये वाले पे विशेष फोकस करना है। ज्यों के त्यों याद कर लो, ज्यों के त्यों याद कर लो, और इसको इधर डंडा क्रॉस मार देना पाँचवें छठवें पर, और थोड़ा लिख देना कि भाई जहाँ 1956 नाउन के रूप में रखे थे पिरामिड में, इसी को वर्ग के रूप में रख दिया। पाँचवें वाले को छठवें स्थान पर रख दिया सन 2000 वाले में, और छठवें वाले को पाँचवें स्थान पर रख दिया। यही रिवाइज टेक्सोनॉमी है। और ऊपर ये लिख देना, ये सन 2000 वाली ये, और 1956 वाली, और ये रिवाइज टेक्सोनॉमी। आ गई आपको समझ रिवाइज टेक्सोनॉमी, ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम महोदय, एक बार दोबारा देखो। निर्देशात्मक उद्देश्यों के लिए ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण सन 2000 की व्याख्या करनी है। तो फोकस किस पे है? सन 2000 वाले पे। तो थोड़े ब्लूम के बारे में बता दिया, भाई मनोवैज्ञानिक है, ये है वो है, किताब लिखी थी, उस किताब में ऐसा किया, सन 2000 उसका संशोधन भी कर दिया। फिर निर्देशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 3 डोमेन बताए थे, उन डोमेन को लिख दिया। फिर ये संज्ञानात्मक डोमेन पे ही चर्चा करनी है। क्यों? क्योंकि इसी में बदलाव कर रहा है, इस पर कोई बदलाव नहीं कर रहा, तो इसमें फोकस नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि भाई पूछ रहा है जो संशोधित वाली बताओ, तो इसको ही थोड़ा यहाँ जाके इसको फिर एक्सप्लेन कर देना है चीज़ों को, भाई क्या था, किस प्रकार बच्चों के ज्ञानात्मक पक्ष को महत्व दिया जा रहा है। फिर ये पिरामिड बना देना है, हिंदी अंग्रेजी याद कर लेना। उसके बाद एक एक चीज़ को बता देना, ताकि पढ़ना भी थोड़ा भरा भरा रहे कि भाई ज्ञान क्या है, बोध क्या है, एप्लीकेशन किसे कहते हैं, एनालिसिस क्या होता है, सिंथेसिस क्या है, इवैल्यूएशन क्या है। और फिर अंत में ये अलग से पेज में ब्लूम का संशोधनात्मक वर्गीकरण, 2 पिरामिड बना दो, पुराना वाला यहाँ लिख दो, नया वाला यहाँ लिख दो। इन चीज़ों को सेम टू सेम, इन चीज़ों को सेम टू सेम, पाँचवें को छठवें, छठवें को पाँचवें क्रॉस मार दो, और बाद में थोड़ा यहाँ पर लिख दो। हो गया आपका ये 16 नंबर का सवाल। संभावना है इस सवाल आने की, क्योंकि 2-3 सवाल यही सवाल ही पूछ रहा है कई सालों से। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी भी मुझे लग रहा है आपको समझ आई होगी। तो आई नहीं आई? आनी चाहिए यार। ब्लूम GM ब्लूम या GS ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम, बहरहाल तो ये आपको समझ आया। चलो ठीक है। अब एक यूनिट फर्स्ट का एक और सवाल रह गया हमारा, जो अंतिम सवाल है, उसको भी देखेंगे। भाई अब हम तीसरा सवाल देखेंगे, ये भी पहले यूनिट का ही है। आकलन से आप क्या समझते हैं? सीखने के लिए आकलन के NCF सन 2005 के दृष्टिकोण का वर्णन करना है, या NCF सन 2005 का दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। NCF के अनुसार मूल्यांकन और परीक्षा सुधार के उद्देश्यों का भी आपको वर्णन करना है, चर्चा करनी है। ये 24 में पूछा था ये वाला सवाल, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला नहीं पूछेगा, ये वाला पूछने की संभावना हो सकती है कि आकलन से आपका क्या अभिप्राय है। और आकलन के NCF जो सन 2005 है, उसके आपका दृष्टिकोण का मतलब है कि उद्देश्य, विज़न बताना उसका, कि भाई सन 2005 में जो आया था क्या उद्देश्य था उसका, क्या विज़न था इसका, ये बताना है। जानने से पहले एक बार समझो NCF होता क्या है, तभी तो समझोगे चीज़ों को। वही आकलन की परिभाषा और NCF लिखना है। देखो NCF का मतलब होता है नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। मतलब ये कि जो हमारा पाठ्यक्रम है ना आज के दिन में, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक, कि भाई किस बच्चे को क्या, कैसा, कितना, क्या पढ़ाना है, ये जो सब की रूपरेखा होती है ना, इसे ही NCF कहते हैं, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क कहा जाता है। कि भाई पहली क्लास में क्या पढ़ाना है, 12वीं क्लास में क्या पढ़ाना है, इन सब का जो खाका खींचते हैं ना, मैप सा बनता है, उसे ही NCF कहा जाता है। और जो NCF है ना, ये भारत सरकार के द्वारा तैयार किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मनमाने तरीके से जिसका जो मन आए वो पढ़ाना शुरू कर दे। NCF के तहत ही पढ़ाएगा। एक रूपरेखा है कि भाई बच्चों को ये चीज़ें पढ़ाओ आप पहली क्लास में, दूसरी क्लास में इसको पढ़ाओ, तीसरी क्लास में ये पढ़ाओ, चौथी क्लास में ये पढ़ाओ। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पहली क्लास वाला वो सोच रहा है कि यार मेरा स्कूल है, कोई बात नहीं, मैं तो 5वीं चीज़ वाला पढ़ाऊँगा बच्चों को। नहीं, NCF ने क्या बताया आपको, वो पढ़ाओ आप चीज़ों को। तो इसे ही कहते हैं नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। ये किस प्रकार बच्चों को पढ़ाना है, कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, इसकी जो पूरी रूपरेखा होती है उसको ही NCF कहते हैं। और इस सन 2005 क्यों लिखा है इसने? वो इसलिए लिखा है कि ये चौथी बार बना है यहाँ पर। मतलब इससे पहले भी कई बार बन चुका है। देखो 1975 में बना, उस 1975 में जो सरकार थी, फिर 1988 में और बना, फिर सन 2000 में बना, फिर सन 2005 में बना, और सन 2005 के बाद अभी तक नहीं बना। यानी समय समय पर बदलता रहता है ना केंद्र सरकार, मूल्यांकन मतलब
समिति बिठाती है कि भाई बताओ और पाठ्यक्रम के नया हो क्या करूं, तो सन 2005 में बना था और उसके बाद आज तक नहीं बना है, चौपट हुआ है। तो सबसे सन 2005 वाला सबसे नवीनतम है। नवीनतम का मतलब कि उसके बाद तो बना नहीं, इसलिए एनसीएफ सन 2005 को ही पूछता है। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा आपके दिमाग में छपा होगा चीज़। एनसीएफ को पढ़ तो रहे हैं, लेकिन होता क्या एनसीएफ और सन 2005 क्यों है? तो सन 2005 इसलिए है क्योंकि सबसे नवीनतम है। और एनसीएफ क्या है कि भाई पाठ्यचर्या की रूपरेखा है कि कैसा होना चाहिए आपका पाठ्यक्रम, किस कक्षा में क्या पढ़ाया जाना चाहिए, और फिर उसका विज़न लिख देना कि भाई क्या उद्देश्य के लिए इसको लाया गया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं आकलन से आपका क्या अभिप्राय है। सीखने के लिए आकलन के एनसीएफ सन 2005 के दृष्टिकोण का आपको वर्णन करना है। तो समझते हैं उत्तर में क्या है, आकलन की परिभाषा। तो वही पीछे वाली परिभाषा लिख देनी पूरी की पूरी कि भाई आकलन होता क्या। तो क्या होता है आकलन? भाई एक जो कक्षा में आने पाठ आदि को पढ़ाने से पहले शिक्षक बच्चों से सवाल पूछता है और पढ़ाने के दौरान भी कई प्रकार के सवाल, गतिविधि, निर्देश आदि देता है ताकि शिक्षक ये पता लगा सके बच्चों को पूर्व ज्ञान कितना है, नवीन ज्ञान से उसको जोड़ता है। साथ ही साथ जो शिक्षक पढ़ा रहा है खुद का मूल्यांकन भी करता है। तो संपूर्ण प्रक्रिया को ही आकलन कहते हैं। ठीक है, आकलन समझा आपने। तो आकलन ये है, परिभाषा लिख देनी है। अब समझते हैं एनसीएफ सन 2005 का दृष्टिकोण। तो सन 2005 का दृष्टिकोण लिखने से पहले थोड़ा एनसीएफ के बारे में बता देना है कि भाई एनसीएफ है क्या। दृष्टिकोण बताएंगे तो बाद में लिखेंगे ना कि उद्देश्य क्या है, क्यों लाया गया था, लेकिन ये तो बता दो एनसीएफ है क्या। तो वही मैंने कहा कि सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा बता दो। भारत में जो शिक्षा दी जाती है उस शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा होगा, इसके निर्माण के लिए जो एक रूपरेखा तैयार की जाती है ना, उसे ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ कहते हैं। तो जो हम आज के दिन में पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं बच्चों को स्कूल में, पाठ्यक्रम का मतलब यहाँ पर पाठ्यचर्या है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको कहा कि जब भी पाठ्यक्रम आए तो पाठ्यचर्या ही मानना है, क्योंकि बीएड सेकंड ईयर में पाठ्यचर्या ही है, वो करिकुलम वाला है। तो भारत में किस प्रकार के करिकुलम होगा, इसके निर्माण के लिए जो एक रूपरेखा तैयार की जाती है, भाई कैसा होना चाहिए, खाका कैसा होना चाहिए, उसे ही नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहते हैं। जैसे कोई भी आपका घर आदि हम बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए भी होता है ना कि भाई किस प्रकार का घर बनेगा। तो पहले खाका खींचेंगे ना, ऐसा तो नहीं बना देंगे कि जहाँ मर्जी है जो कर दो। तो वही है कि किस तरह क्या पढ़ाया जाएगा, उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है, उसको एनसीएफ कहते हैं। अर्थात कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक की कक्षाओं में क्या पढ़ाना है, कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे, इन सब की एक रूपरेखा खाका तैयार करना ही एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहलाता है। इसे भारत सरकार द्वारा बनाया जाता है। आज़ादी से लेकर वर्तमान तक कुल 4 एनसीएफ तैयार की जा चुकी हैं। तो आपने एनसीएफ देखा और साथ ही साथ आपने बता दिया कि भाई 1 से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं में क्या पढ़ाना है, कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे। इन सब का जो एक मैप बनाया जाता है, एक प्रकार से रूपरेखा तैयार की जाती है। मैप शब्द मत लिखना, रूपरेखा लिखना, हिंदी का शब्द है, उसे एनसीएफ कहा जाता है और ये भारत सरकार के द्वारा बनाया जाता है। अब तक 4 बार बना जा चुका है आज़ादी के बाद से। पहली बार बना था 1975 में, 1975 में इंदिरा गांधी जी की सरकार हुआ करती थी तो उन्होंने बनाया था। उसके बाद 1978 में बना था, राजीव गांधी की सरकार थी तो उन्होंने भी, क्योंकि इंदिरा गांधी आए थी तो थोड़ी बहुत, इतना ज़्यादा तो डेडिकेशन शिक्षा के प्रति थे ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत उन्होंने कहा होगा कि चलो कुछ कर देते हैं भाई। वैसे राजनेताओं को शिक्षा से ज़्यादा सरोकार नहीं होता है। बहरहाल राजीव गांधी आए थे तो राजीव गांधी तो ठीक थे, थोड़े आधुनिक प्रकृति के थे, शिक्षा आदि पर आधुनिकता पर बल देते थे। उनके समय में कंप्यूटर आया था हमारे देश में, तो ये उन्होंने फिर 1978-88 में लेकर आए, राजीव गांधी की सरकार थी। फिर सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हुआ करती थी तो उन्होंने भी किया कि चलो नया लेकर आते हैं, तो वो लेकर आए। और फिर सन 2005 में दोबारा केंद्र में कांग्रेस सरकार आ गई थी। तो आपके मन में सवाल आगे जाए, सन 2000 में था तो तुरंत 4 साल के बाद इसको दोबारा लेके आ गए, क्यों? तो भाई मैंने कहा ना कि जैसे जैसे देश में सरकारें भी बदलती हैं, उनकी विचारधारा बदलती है, उसका प्रभाव पाठ्यक्रम पर भी पड़ता है। पढ़ाना हमने पाठ्यक्रम के आधार, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसका ही प्रभाव पड़ा। यहाँ सरकार बदल गई तो भाई पाठ्यक्रम में परिवर्तन के लिए भी रूपरेखा बदलनी पड़ गई है। तो इसलिए सन 2005 में आया है। फिर आपका उसके बाद मन करेगा फिर मोदी जी आए तो उन्होंने क्यों नहीं बदला, तो मोदी जी का ध्यान शिक्षा पर कम है ना, इसलिए नहीं बदला। बहरहाल तो ये सन 2005 में आया है एनसीएफ। अब तक का सबसे नवीनतम एनसीएफ सन 2005 है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं का पाठ्यक्रम कैसा होगा इसकी एक रूपरेखा बताई गई है।
वैसे जो एनसीएफ जो होता है ना, जो ऐसा बनता है, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि कक्षा एक में है ये पढ़ाना है, नहीं। एक प्रकार की एक ना, एक व्यापक रूप में होता है, ठीक है, कि भाई ये बहुत सारे टॉपिक बताए जाते हैं और उन टॉपिकों में होता है फिर कि कुछ इनको पढ़ा लेना आप, ठीक है, फिर वो उस हिसाब से वो कक्षा निर्धारित की जाती है कि हाँ ऐसा हम पढ़ाएंगे। मतलब पर्टिकुलर ये नहीं होता, बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स में होता है एनसीएफ, मतलब अगर आप डाउनलोड करोगे तो पता नहीं कितने 300-400 का हो गए। तो एक सिंपल से ये समझना है कि भाई रूपरेखा बताई गई कि भाई ऐसा ऐसा होगा, क्या पढ़ाना है। अब थोड़ी आपने उसका भूमिका बता दी है, बैकग्राउंड समझा दिया कि भाई एनसीएफ है क्या। क्योंकि जब भाई जिस चीज़ के बारे में आप लिखोगे, जब आपके दिमाग में थोड़ा बैकअप रहेगा तब ज़्यादा अच्छा आदमी सोच पाता है ना कि हाँ ऐसा कुछ है। और मान लिया मैं सीधे एनसीएफ का दृष्टिकोण बता देता और पता ही नहीं है कि एनसीएफ है क्या, तो फिर क्या लिखोगे वहाँ पर। बैकअप में तो पता होनी चाहिए ना चीज़ें कि हाँ अच्छा एनसीएफ ऐसा है यार, पाठ्यचर्या रूपरेखा होती है, इतनी बार बनाई गई थी सन 2005 ही, क्योंकि सब 2005 में सबसे लेटेस्ट आया था, ठीक है। तो अब एनसीएफ सन 2005 का दृष्टिकोण या उद्देश्य देखते हुए क्यों लाया गया था, तो बहुत सारे उद्देश्य हैं, 15-16 उद्देश्य मैंने लिख दिए यहाँ पर, 7-8 लिख देना वहाँ पर, ठीक है। तो पहला है राष्ट्रीय एकता स्थापित करना, जो हमारी नेशन है उसकी एकता, यूनिटी को स्थापित करना है पहला उद्देश्य। नई शिक्षण विधियों को लाना है, भाई जो पहले पुरानी शिक्षण विधियाँ होंगी कुछ नया इंट्रोड्यूस करो, पहली कक्षा में कुछ नया पढ़ाओ, दूसरी कक्षा नया पढ़ाओ, तो तभी तो नया पढ़ाएगा जब आप इस प्रकार के पाठ्यक्रम दोगे हमको, इन चीज़ों को पढ़ाओ। मैंने कहा ना कि इस पर खाका होता है कि इन इन चीज़ों को पढ़ाओ, तो नई शिक्षण विधियों को लाना था। तीसरा छात्रों को सर्वांगीण विकास करना था, तो बिल्कुल बात सही है, नई नई चीज़ें आएंगी तो तभी तो विकास होगा। अगला उद्देश्य शिक्षण को रुचिकर और आनंददायक बनाना था। जो पहली जो हमारी परंपरागत शिक्षा व्यवस्था होती थी वहाँ पर वो डंडे मार वाली होती थी, बस कुटाई करो बच्चे की, रटवा दो, लेकिन वो नहीं, अब आधुनिक प्रकृति की शिक्षा देनी है। खेल खेल से सिखाओ, नया डेमोन्स्ट्रेट दिखाओ, बच्चों को चीज़ों को दिखाकर उनको सुनाकर सिखाओ, बाल केंद्रित शिक्षा दो। तो इससे बच्चों को रुचि आनंददायी बनाना है शिक्षा को, इसलिए भी आ रहा है। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देना है, सामाजिक न्याय और समानता को स्थापित करना है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता स्थापित करनी है। शिक्षक को सेवा प्रदाता के रूप में देखना है। सेवा प्रदाता का मतलब होता है कि जो पहले के समय के शिक्षक होते थे ना, वो अपने आप को डिक्टेटर मानते थे। डिक्टेटर समझते हो कि मैं जो कह रहा हूँ वही समझो, मैंने पढ़ा दिया वही ठीक है, तुम बिल्कुल सवाल मत करो। वो डिक्टेटर प्रकृति का था। आज सेवा प्रदाता फैसिलिटेटर के रूप में देखा जाता है कि शिक्षक का काम डंडा हाँकना नहीं है, बच्चे की जरूरत को देखो, बच्चा क्या चाहता है उसका समाधान करो। तो इसका उद्देश्य ही है कि सेवा प्रदाता के रूप में लाना शिक्षक को। वो पहले हमारे टाइम पे होते ना डंडा हाँकने वाला, कि बच्चे ने बिल्कुल चुप बैठा हुआ कुछ ना पूछ रहा। आज का शिक्षक का उद्देश्य ये नहीं है, शिक्षक बच्चे के लिए है, ना कि जो बच्चा है वो शिक्षक के लिए है। तो ऐसा है, तो अच्छा है शब्द याद रखना, इस पॉइंट को जरूर लिखना, सेवा प्रदाता है। पाठ्यक्रम में लचीलापन लेके आना, वो बोझिल प्रकृति का पाठ्यक्रम हुआ करता था कि एक बैग है, 5वीं क्लास का बच्चा 10 किताबें ले जा रहा है स्कूल में, गधा बन गया है। तो लचीलापन लेके आना कि भाई क्या बना दिया आपने इसको, तो नया कर दिया है। छात्रों का निरंतर मूल्यांकन करना भी है, लगातार मूल्यांकन करो, पेपर लो, टेस्ट लो, ये करो, सेमेस्टर लो, ये बनाओ। पाठ्यक्रम का निरंतर विकास करता रहना है, तो पाठ्यक्रम का विकास भी करना है, ये ना कि बस 19 सन 2000 मतलब यार नया कर दिया, लेकिन इनका मतलब ये है कि भाई ये नहीं कि जो पुराना था वही ढर्रे पर चलाओ, नया कर दो। शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति करना है, सामाजिक महत्व को बनाए रखना है, क्योंकि समाज में जो नया परिवर्तन आ रहा है उसको शिक्षा में समावेशित तो करोगे। रटने की परंपरा को समाप्त करना है, तो बहुत बड़ी बात है, जो बच्चे को रट्टू बना दिया था आपने पारंपरिक शिक्षा पद्धति दे, उसको खत्म करवाना है। नैतिक मूल्यों का विकास करना है, और अगला है सांस्कृतिक मूल्यों का भी विकास करना है। तो एनसीएफ सन 2005 क्यों लाया गया है, कभी चलो मैं नॉर्मली आपसे पूछ दूं, मान ले मैंने इतने पॉइंट आपको बताए और आपके दिमाग में केवल 4 पॉइंट बता दो क्यों लाया गया था इसको, क्या उद्देश्य है। तो सिंपल से आप 2-4 पॉइंट तो याद हो ही जाएंगे कि भाई क्या करना है कि राष्ट्रीय एकता स्थापित कर दो, बच्चों को सर्वांगीण विकास करना है, बच्चों में नैतिकता लेके आनी है, शिक्षा को एक फैसिलिटेटर के रूप में, सेवा प्रदाता के रूप में देखना है, बच्चों में नैतिक मूल्य लाने हैं, शिक्षा में लचीलापन लेके आना है, नई नई चीज़ों को समायोजित करना है, रटने की जो परंपरा है उसको समाप्त करना है। और कुछ तो याद हो ही जाएगा होगा ना ऐसे करके, तो यही लिख देने वहाँ पर, ठीक है। मैं इन चीज़ों को इस तरह से इसलिए समझाता हूँ कि तुम बार बार वो मतलब बोझिल हो ही रहा है तुम्हारे लिए कि इतना कैसे पढ़ूँ इतना कैसे पढ़ूँ, तो नॉर्मली ऐसी चीज़ों को मतलब याद से हो जाएंगी ये चीज़ें। तो ये आपने समझ ली है। अब एक एक करके इनको देख भी लेते हैं कि भाई क्या है, मतलब एनसीएफ सन 2005 का दृष्टिकोण में जो हमने पॉइंट देखे हैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं।
राष्ट्रीय एकता स्थापित करना है। किसका उद्देश्य? एनसीएफ का। भारत विविधताओं से बड़ा देश है, जहां अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज को मानने वाले लोग रहते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम में इन सभी विचारों और विविधताओं का शामिल करना आवश्यक है, जिससे राष्ट्रीय एकता बनी रहे। तो राष्ट्रीय एकता स्थापित करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं, और जब उन सभी चीज़ों को आप पाठ्यक्रम में शामिल करोगे तभी तो सबको लगेगा कि हाँ हाँ, मेरी भाषा, मेरी बोली, मेरी रीति रिवाज, मेरे धर्म की चीज़ें भी हैं पाठ्यक्रम में, तभी तो नेशनल यूनिटी बनेगी। ये तो नहीं है कि खाली हिंदू हिंदू की बातें लिख दो, मुसलमान, जैन, बौद्ध आदि को बिल्कुल दरकिनार कर दो। नहीं, तो सब चीज़ को समायोजित करोगे तभी आप राष्ट्रीय एकता स्थापित कर पाओगे। तो पहला पॉइंट यही था कि हम इसलिए लेके आ रहे थे कि हमें सब चीज़ों को समायोजित करना है उसमें, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के भीतर। दूसरा है नई शिक्षण विधियों को लाना। कक्षा में बच्चे का मन लगा रहे, इसके लिए एक शिक्षक को अनेक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों के लिए खेल विधि का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए शिक्षण विधियों पर बल इसलिए शिक्षण विधियों पर बल देना एनसीएफ का दृष्टिकोण है। ठीक है, तो एनसीएफ क्यों लेके आ रहे हैं? ताकि अलग अलग नई नई विधियों को लेकर आए, बच्चों को ऐसी चीज़ों सिखाए ताकि आसानी से सीख सके बच्चे। रटने वाली विधि को हटाकर आप खेल विधि का प्रयोग करें, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करें। तो नई शिक्षण विधि को इंट्रोड्यूस करना है, इसलिए भी इसका दृष्टिकोण है, इसलिए हम इसको लेकर आए हैं। तीसरा, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना है, ताकि बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक विकास हो सके। एनसीएफ सन 2005 में इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। तो छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है कि उनके जो मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक सभी प्रकार का विकास करना है। इन सबको ही ध्यान में रखकर हम क्या लेकर आए? एनसीएफ लेकर आए हैं। क्योंकि जो पहले का पाठ्यक्रम होता था ना, उसमें बच्चों को इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, केवल रटने पर ध्यान था। आज का जो पाठ्यक्रम आप देखेंगे तो कई चीज़ों को होता है, पढ़ने के साथ साथ खेल कूद है, संगीत है, व्यायाम है, और अन्य गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है। तो इसलिए है कि भाई बच्चे का केवल बौद्धिक विकास नहीं करना है, उसको गधा नहीं बनाना रटा रटा के, अन्य चीज़ें भी करनी है, तभी तो उसका अन्य विकास भी होगा। सुबह सुबह हम जी के क्वेश्चन पूछते हैं ताकि भाई समाज के बारे में जानकारी हो, सामाजिक मूल्य बढ़े, बुद्धि का विकास हो, चिंतन मनन का विकास हो, डिबेट आदि करवाते हैं। तो आधुनिक प्रकृति की चीज़ें लेके आए हैं हम। आ रही नहीं आ रही समझ? आ रही होगी। शिक्षण को रुचिकर और आनंददायक बनाना है। जो हम पढ़ रहे हैं, पठन का कार्य कर रहे हैं, वो रुचिकर हो। शिक्षण कार्य जितना रुचिकर और आनंददायक होगा, वह उतना ही आकर्षक होगा और बच्चे का संपूर्ण ध्यान शिक्षा पर केंद्रित होगा। एनसीएफ का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाना है। तो शिक्षण कार्य जितना रुचिकर होगा, आनंददायक होगा, बच्चे का उतना अधिक ध्यान होगा। आप अच्छी तरह पढ़ाओगे तभी बच्चा पूरी क्लास में ध्यान दे पाएगा। तो यही उद्देश्य भी है इसका कि भाई हम रुचिकर बनाएं ताकि बच्चे बेहतर सीखें। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देना है। शिक्षा बच्चों के लिए है, न कि बच्चे शिक्षा के लिए। इस कथन से स्पष्ट है कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। बच्चों की आयु, क्षमता, योग्यता अलग अलग होती है, इसलिए सभी बच्चों को ध्यान में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। एनसीएफ सन 2005 बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ही होता है, पॉइंट लिख देना कि भाई शिक्षा है जो बच्चों के लिए है, ना कि बच्चे शिक्षा के लिए। मतलब बच्चे आपने इसलिए नहीं पैदा कर रखे कि उनको शिक्षा ही है, जो शिक्षा है उसको बच्चे को दो, ना कि बच्चों को शिक्षा के लिए दो। इस कथन से आप ये सिद्ध होता है कि हाँ, जो भी बच्चे हैं वो अनेक प्रकार के बच्चे हैं, उनके अनुसार आपको शिक्षा देनी है। यानी जो ट्रेडिशनल हमारी पद्धति थी ना, वो विषय केंद्रित ज़्यादा हुआ करती थी। आज भी भारत की शिक्षा पद्धति ये विषय केंद्रित ज़्यादा है। विषय केंद्रित का मतलब होता है कि आपको मैं फर्स्ट पेपर जो मैंने आपको समझाया था नॉलेज करिकुलम, उसमें समझा था हमने सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, याद आ रहा है आपको, या सब्जेक्ट सेंटर्ड डिज़ाइन, जिसमें बच्चा जो है उसको कोई महत्व नहीं दिया गया है। तेरी उम्र, आयु क्या है, कोई महत्व नहीं, बस रटने पर बल दो, विषयों पर बल दो, किताबों पर बल दो। उसको कहते हैं विषय केंद्रित शिक्षा या सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। आज बाल केंद्रित शिक्षा पर हम बल देते हैं कि बच्चे को ध्यान में दो यार, किताबों को रहने दो, बच्चा क्या समझ रहा है उस चीज़ को ध्यान दो। तो यही है कि हमें बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देना है। पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था में जो किताबों को रटने पर बल था, आज भी हमारे देश में वैसे वही शिक्षा चलती है। बाल केंद्रित शिक्षा एक पाश्चात्य फिलॉसफी, यानी जो विदेशी लोग हैं वो ज़्यादा देते हैं इन चीज़ों को। अन्य देशों में जाएंगे आप, चाइना आदि में देखेंगे तो यही शिक्षा दी जाती है। शुरुआत में जो बच्चे होते हैं बचपन में ही उनको
कि भाई क्या रुचि है। अगर कोई बच्चे को पेंटिंग के क्षेत्र में रुचि है तो बचपन से उसको पेंटिंग करवाई जा रही है, किसी को संगीत है तो संगीत में भेजा जा रहा है, किसी को पढ़ने तो पढ़ने में भेजा जा रहा है। जो उसमें रुचि है ना उसको शिक्षा उस प्रकार की दी जाती है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें मैथ नहीं भी पसंद है ना तो 10वीं तक तुम जबरदस्ती पढ़ाई जाएगी तुम्हें, लेकिन दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता। तो आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था बाल केंद्रित कम है। हाँ, आज हो रही है कुछ जगहों पर। तो एनसीएफ का उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा में देनी है। अगला है सामाजिक न्याय और समानता स्थापित करना है। एनसीएफ सन 2005 का दृष्टिकोण है कि पाठ्यक्रम में ऐसे सामाजिक मूल्यों का समावेश करना है जो बच्चों में भाईचारा, समानता, प्रेम, सद्भावना, सहयोग की भावना का विकास करे, जिससे सामाजिक न्याय और समानता स्थापित हो सके। तो बच्चों में हमें सामाजिक मूल्यों और सामाजिक इस प्रकार का विकास करना है, अच्छा बच्चा बने। ताकि अगला राष्ट्रीय एकता और अखंडता स्थापित करना। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता मजबूत की जा सके। एनसीएफ सन 2005 इसी दिशा में प्रयास करता है। जो हमारी नेशनल यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, नेशनल यूनिटी और इंटेग्रिटी तभी मजबूत होगी ना जब आप सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों से संबंधित चीज़ों को उसमें रखोगे। भाई आप यदि माना फॉर एग्जांपल आपने एक पाठ्यक्रम बनाया और उस पाठ्यक्रम में सभी मुसलमानों को ही तवज्जो दी है, फॉर एग्जांपल ये है वो है, हिंदू धर्म को कोई महत्व नहीं दिया, हमारी भावना को कोई महत्व नहीं दिया, जस्ट उदाहरण समझो। हाँ, तो क्या उससे हम ये समझ पाएंगे कि ये जो हिंदुस्तान है ये हम हिंदुओं का भी है? नहीं, हम तो समझेंगे तो साला मुसलमानों का देश बन गया है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। उल्टा भी समझ लो, माने पाठ्यक्रम में केवल हिंदू संबंधित चीज़ें हैं, मुसलमान संबंधी कोई चीज़ तवज्जो नहीं है, तो मुसलमान को ये लगेगा ना कि तो हिंदुस्तान विदेश है, हिंदू का देश है, हमारा देश नहीं है। तो इससे क्या राष्ट्र की एकता और अखंडता स्थापित होगी? हम सब ये मानेंगे कि हम एक हैं? नहीं मानेंगे। तो इसलिए सब चीज़ों को समायोजित करो, तभी तो हमको लगे कि हाँ हम सब एक हैं, हिंदू भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। और जब एकता होगी तभी अखंडता होगी। देश को मतलब तोड़ने की बात नहीं करेंगे, सब ये कहेंगे हमारा देश है। तो यही है कि भाई इसका उद्देश्य एकता अखंडता स्थापित करना है, मजबूत बनाना है मतलब उस चीज़ को। अगला है शिक्षक को सेवा प्रदाता के रूप में देखना है। एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है कि एक शिक्षक को छात्रों की रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुसार सिखाना है, क्योंकि शिक्षक एक सेवा प्रदाता है। उसे बच्चों को सहयोग, मार्गदर्शन, दिशा निर्देश, समस्या समाधान आदि में सहायता करनी है, ना कि अपने विचारों और अनुभवों को उनके ऊपर थोपना है। ठीक है, तो वही है मतलब सेवा प्रदाता का मतलब है कि भाई सेवा दो बच्चों को, समस्या आ रही वो दिखाओ, उनकी क्या आवश्यकता उसके अनुसार पढ़ाओ। ये मत पढ़ाओ कि तुम्हें कितना अनुभव है, तुम कितना जानते हो, ये मत पढ़ाओ। बच्चा समझ रहा है नहीं समझ रहा, उस चीज़ को देखो। तो आप एज ए फैसिलिटेटर हो, आप डिक्टेटर नहीं हो। ठीक है, इसे ही कहते हैं सेवा प्रदाता। पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें जरूरत पड़ने पर परिवर्तन किया जा सके। एनसीएफ सन 2005 में इन बातों को ध्यान में रखा गया है और पाठ्यक्रम में लचीलेपन पर बल दिया गया है, जो बच्चों में रटवाने की बजाय समझने पर बल देता है। ठीक है, तो इस तरह से कि हम पाठ्यक्रम में समय के अनुसार बदलाव भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आपने एक ऐसी चीज़ बना दी कि बस कोई बदलाव ही नहीं कर सकता उसमें। तो पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। अगला देखते हैं, छात्रों का निरंतर मूल्यांकन करना है। छात्रों द्वारा कितना ज्ञान प्राप्त किया गया, शिक्षा के किन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई, छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, इसको जानने के लिए समय समय पर छात्रों का मूल्यांकन करना आवश्यक है। इसलिए बच्चों का निरंतर मूल्यांकन करना या करते रहना चाहिए। तो इसका उद्देश्य ये भी है कि भाई छात्रों का लगातार मूल्यांकन करते रहो। आज के समय में होता भी है, पहले के समय में केवल वर्ष में एक बार पेपर हो लेता था या 6 माह में होता था, लेकिन आज आपने देखा होगा कि लगातार परिवर्तन होता है। 6 महीने का 3 माही पेपर, 6 माह के पेपर, फिर प्री बोर्ड के पेपर, उसके बाद फिर बोर्ड पेपर। तो लगातार मूल्यांकन कर रहे हैं ना बच्चों का, पहले ऐसा नहीं होता था। तो यही है कि जब आधुनिक चीज़ें लेके आए हैं हम, तो उसका हम निरंतर मूल्यांकन भी कर रहे हैं। शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना, कोई भी कार्य बिना उद्देश्यों का नहीं होता है। उसी प्रकार शिक्षा के भी अपने अनेक उद्देश्य होते हैं, उन्हें प्राप्त करना एनसीएफ का भी दृष्टिकोण है या एनसीएफ का उद्देश्य है। तो शिक्षा के उद्देश्य जब भी आए कि बच्चे के व्यवहारों में परिवर्तन लाना है, अच्छा नागरिक बनाना है, समस्या समाधान करनी है, ये करना है, वो नैतिक मूल्यों का विकास करना, ये सब शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। इनको भी समायोजित करना है, उसमें डालना है। सामाजिक महत्व को बनाए रखना, एनसीएफ सन 2005 का निर्माण ही समाज की आवश्यकताओं और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार का समाज और उसके मूल्य होंगे, उसी प्रकार के मूल्यों को पाठ्यक्रम में शामिल करना भी आवश्यक होगा। तो समाज यदि आधुनिक प्रकृति का है तो भाई आप पाठ्यक्रम में आधुनिक चीज़ों को जोड़ोगे ना। यदि समाज रूढ़िवादी है तो फिर समाज में आप उसी पाठ्यक्रम में उन्हीं चीज़ों को जोड़ोगे।
आ 12:42 हो गए। ठीक है, तो सामाजिक महत्व बनाए रखने का मतलब होता है कि समाज की क्या जरूरत है, वैसा ही पाठ्यक्रम होगा। तो जो एनसीएफ सन 2005 है उनमें समाज के महत्व को बनाए रखा गया है। सामाजिक जरूरतों, समाज की आवश्यकताओं, बच्चों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया गया है। इसका ये भी उद्देश्य है। अगला है रटने की परंपरा को समाप्त करना है, कि बच्चे की वही जो पारंपरिक पद्धति थी कि बस किताबों को रटवा दो, वो वाली पद्धति आज खत्म हो चुकी है। आज हम बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देते हैं। बच्चे की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है, उन सभी को ध्यान में रखते हैं, ऐसी शिक्षा प्रदान करते हैं। नैतिक मूल्यों का विकास करना है, बच्चे को ईमानदारी, सद्भावना, भाईचारा, इन जैसे मूल्यों का उसको विकास करना होता है। और अंत में सांस्कृतिक मूल्यों का विकास भी करना है, जो हमारी इतनी सारी विविध संस्कृति है उन सबको भी समायोजित करना है। बोली, भाषा, खान पान, रीति रिवाज, मान्यताएं, प्रथाएं, उन सबको भी हम पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं। तो एनसीएफ सन 2005 का क्या विजन है, क्यों लेके आए हैं हम, तो ये सारे पॉइंट याद आने आपको। राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना है, नई शिक्षण विधियों को भी लेकर आना है, छात्रों का विकास तो करना ही है, शिक्षक को शिक्षण को रुचिकर आनंददायी बनाना है, वो बोर क्लास नहीं लेके आनी जो पहले की क्लासें होती थी, अच्छा बनाना, एट्रैक्टिव क्लास बनाओ। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दो, मतलब बच्चों को ध्यान रखो, किताबों को रहने दो, किताबों का ज्ञान बच्चों को बोर मत कराओ, उनको ध्यान में रखो भाई कैसा बच्चा है। सामाजिक न्याय और समानता स्थापित करनी है, राष्ट्र की एकता अखंडता स्थापित करनी है, शिक्षक को सेवा प्रदाता के रूप में देखना है, पाठ्यक्रम में लचीलापन लेके आना है, छात्रों का निरंतर मूल्यांकन करते रहना है, तिमाही, चौमाही, प्री बोर्ड, बोर्ड पेपर लोगों की, ये नहीं कि एक ही बार पेपर ले रहे हो। पाठ्यक्रम का निरंतर विकास भी करते रहना है, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है, जिन उद्देश्यों के लिए आप उस पाठ्यक्रम को लेके आ रहे हो उसकी प्राप्ति भी हो। सामाजिक महत्व को भी बनाए रखना है, समाज के जो मूल्य हैं, आदर्श हैं, उन सब की बातों को भी जोड़ दो, रटने की परंपरा को खत्म करा दो, नैतिक मूल्यों का विकास करवाना है और सांस्कृतिक मूल्यों का भी आपको विकास करवाना है। तो क्या एनसीएफ सन 2005 का दृष्टिकोण आय उद्देश्य है, तो क्या नहीं लिख सकते इन पॉइंटों को? 15 पॉइंट है, 8-9 पॉइंट, कुछ तो याद इतने सारे आ ही जाएंगे यार। जब पेपर में जाओगे तो एनसीएफ को दिमाग में रख लिया थोड़ा सा, और ये पॉइंट खाली याद रखने की, अच्छा ऐसा है ये, फिर वहाँ अपनी भाषा में लपड़ पपड़ परमेश्वर महाराज वो वाला कर देना, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। आकलन से आपका क्या अभिप्राय है, सीखने के लिए आकलन के एनसीएफ सन 2005 के दृष्टिकोण का वर्णन करना है। तो अब आसान लग रहा होगा सवाल, क्योंकि आपको पता लग गया कि भाई एनसीएफ होता क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता क्या है, कितनी बार आया है, कौन लेके आता है। यशवंत सिन्हा समिति थी, पता नहीं, हाँ मैंने लिखना नहीं है, हाँ ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो तो वहाँ पूछता था कि सन 2005 जो लाया गया था किसकी सलाह पर था, तो यशवंत सिन्हा समिति मेरे ख्याल से। ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है आपका, जो जिन लोगों का होता है ना, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी आज के दिन में अवध है, पता नहीं ऐसी कई सारी हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर लेती हैं, 100 नंबर का पेपर होगा, उसमें आपको टिक मार्क करने हैं ऑब्जेक्टिव, वो पढ़ते हैं ऐसे कि ये लेकर आए थे, इतनी बार आया था। सब्जेक्टिव पेपर होता है तो उसमें तो खाली चीज़ें लिखनी होती है, मेन चीज़ें। तो ये हो गया यूनिट फर्स्ट के सवाल हमने कर लिए। अगली बार अब सेकंड यूनिट को देखेंगे, तो इन चीज़ों को पढ़ो।